नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू इंडिया नव भारत निर्माण में। और जैसे कि आपको पता है कि पूरी जो हमारी कोर्स को कवर कराने की मुहिम है और बहुत ही विशिष्ट एनालिसिस के साथ में आपके सामने सारी चीज़ें रखी जाती हैं ताकि आपको किसी अन्य सोर्स पर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो जैसे कि आप देखकर ही समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान की जनजातियों के बारे में है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जनजातीय राजस्थान की जनजातियों पे जो प्रश्न हैं वो हमेशा हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो या आपका पटवार हो या रीट हो या आरएस प्री जैसे बड़े प्रतिष्ठित एग्ज़ाम हो। साथ ही में आरएस मेंस में भी जो 2 और 5 नंबर की प्रवृत्ति में प्रश्न आते हैं वहाँ पर भी जनजातियों के बारे में विशेष रूप से बातें पूछी जाती हैं। तो जैसे जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि हम सारे फैक्ट को 0 से 360 डिग्री के एंगल पर आपके सामने लेके आते हैं। और लगभग मैंने 7-8 जो किताबें हैं वो इस टॉपिक में हमेशा आपके सामने जो काम में ली हैं। और आर्ट एंड कल्चर में भी हमने 11-12 तक किताबें को सामने रख करके कंटेंट आपके लिए बनाया है फ्रेंड्स। तो जनजातियों में भी मैंने काफ़ी अच्छे फैक्ट्स हैं उनको एक साथ लेने की कोशिश की है ताकि आपको किसी अन्य सोर्स पर, नोट्स पर या चैनल पर या कोचिंग वगैरह कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स, अब जो इसमें प्रमुख बातें हैं, जनजातियों के बारे में प्रश्न हमेशा हर प्रवृत्ति में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, सामान्य परिचय सबसे पहले हम देखेंगे जिसमें हम जनजातियों के बारे में जितने भी संवैधानिक प्रावधान हैं और राजस्थान में किन किन क्षेत्रों में इनका फैलाव है उसे भी हम देखेंगे। साथ ही में कुछ प्रमुख जनजातियां हैं उनका हम विशेष अच्छे से एनालिसिस करेंगे कि उनके जितने भी रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, त्यौहार हैं और आजीविका के साधन हैं, देवी देवताओं की मान्यता है, वेशभूषा है, खान पीन है और कितने धार्मिक त्यौहार और मेलों में वो शिरकत करते हैं। और प्रमुख है नृत्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये हम बहुत अच्छे से कवर करवा चुके हैं लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर भी एक जो संदर्भ है हम वो साथ में लेके चलेंगे। तो भील है सबसे पहले हम जो एनालिसिस करेंगे, फिर है मीणा। तो भील और मीणा दोनों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, थोड़ी ज़्यादा इसलिए क्योंकि मीणा सबसे बड़ी जनजाति है राज्य की और सेकंड नंबर पर भील है और सबसे पुरानी भी भील है जिनका पुराणों में, इतिहास में और काफ़ी कथाओं में इनका वर्णन आता है। गरासिया, सहरिया, कथौड़ी, सांसी, डामोर, कंजर और अन्य कई प्रकार की जो जनजातियां हैं उनके बारे में हम देखेंगे। मेरा आपसे एक निवेदन है कि जितनी भी बातें यहाँ पर कही जाएंगी वो सब टेक्स्ट बुक और नोट्स यानी कि इंटरनेट को माध्यम बना के हमने नोट्स तैयार किए हैं। यदि कोई भी हमारा स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति जो इनमें से किसी जनजाति से बिलोंग रखता है या मैं भी हूँ, जाहिर सी बात है, तो उसे किसी भी ऐसी बात को अन्यथा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल एक प्रोफेशनल स्टूडेंट की जैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी चीज़ों को हम आपके सामने रख रहे हैं, तो आपको भी उसी तरह पढ़ना है। इसमें ज़्यादा किसी को पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना समय गंवाए मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। राजस्थान की जनजातियाँ, देखिए राजस्थान भारत के 6 जनजाति बहुल राज्यों में से एक है। तो राजस्थान का भी इसमें काफ़ी अच्छा एक परसेंटेज है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मीणा जो जनजाति है वो सबसे ज़्यादा जयपुर में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त मीणा जनजाति, जैसे कि अगर आप पूर्वी राजस्थान वाले क्षेत्र में जाओगे, जैसे जयपुर तो यहाँ है, ये एरिया जयपुर का है। इसके अतिरिक्त अगर आप पूर्वी राजस्थान का पूरे एरिया में, यहाँ तक कि हड़ौती संभाग में भी इनकी काफ़ी अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। ये कुछ प्रमुख बातें हैं। और सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर से होते हुए कोटा, बूंदी, बारा तक इनकी काफ़ी अच्छी संख्या आपको पाई जाती है। जयपुर में स्टूडेंट हब में अगर आप जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो हमारे मीणा जाति के भाई बहन हैं वो मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। और अगला है हमारा भील जनजाति। तो भील जनजाति भी पूरे प्रदेश में जिलेवार हर जगह पर कमोवेश पाई जाती है, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे बाहुल क्षेत्र वो है उदयपुर। तो इसे आप ध्यान में रखिए, यह है उदयपुर। और यहाँ पर है आपका
जयपुर। गरासिया वो सिरोही में पाए जाते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर है गरासिया, सिरोही, गरासिया, ठीक है। और सहरिया है वो 12 में पाए जाते हैं, तो 12 का स्थान यहाँ पर है, सहरिया। तो इन छोटे छोटे एस्पेक्ट हैं, इन्हें आप ध्यान में रखते चलिए, ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या मैपिंग के थ्रू भी अगर आपको कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसे आप अच्छे से कर पाएँ। सांसी है वो भरतपुर में पाए जाएंगे, तो ये हैं आपके सांसी जनजाति, जो मेवात क्षेत्र है भरतपुर अलवर का, तो ये भरतपुर में मुख्य रूप से फैले हुए हैं और कुछ मात्रा में अलवर तक भी हैं। कथौड़ी जनजाति उदयपुर में ही है, तो आप इसे भी लिख लीजिए, कथौड़ी जनजाति उदयपुर में। और डामोर, डा से डामोर, डा से डूंगरपुर, तो ये है डामोर। तो इस तरह से जातियों का, जो जनजातियां हैं उनका जो क्षेत्रवार वर्गीकरण है वो इस तरह से है। मैप के थ्रू चीज़ों को पढ़ना और समझना बहुत आसान होता है, इसलिए मैंने इसकी यहाँ पर हेल्प ली है मैप की, और आपको भी इसी तरह से पढ़ना है। और मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि ब्लैंक मैप पर आप इस प्रैक्टिस को बार बार करें। चलते हैं आगे। अब कुछ स्टैटिक्स यानी कि आंकड़े दिए हुए हैं, तो 2001 के आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आपको ज़्यादा इन पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, आपको 2011 के आंकड़ों पर फोकस करना है। और मैं ये भी बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी और क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, भारत में जो कुल जनसंख्या है वो इस तरह से यहाँ पर ये लाख में दे रखी है, यानी 2013 लाख में दे रखी है, तो आप इसे 20 करोड़ 13 लाख भी मान सकते हो। इसी तरह से अगर आप मतलब 2 अंकों के बाद में अगर पॉइंट लगा के इसे करोड़ में आंकना चाहें तो भी इसे आप मान सकते हैं, आम बोलचाल की भाषा में जैसे हम प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ स्टैटिक्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर है एससी का स्टैटिक्स और यहाँ है एसटी का स्टैटिक्स, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो फ्रेंड्स, भारत की जनसंख्या से अगर अनुपात को हम मापें तो कुल जो एससी की जनसंख्या है भारत में वो 16.63% है, 16.63%। और एसटी की बात करें तो ये महज 8.08%, 8.08% है। तो सर्वाधिक जो एससी वाला राज्य है वो कहाँ पर है, वो यूपी है, मैक्सिमम एससी है यहाँ पर, इस तरह से आप इसे ध्यान रखें। और परसेंटाइल की बात करें, सबसे ज़्यादा परसेंटेज एससी का कहाँ पर है, तो वो पंजाब में है, तो इसे भी आप ध्यान रखें। और अगर एसटी की अगर संख्या की बात करें तो वो एमपी में है, सबसे ज़्यादा जो एसटी है, यानी कि एक तरह से आप मीणा जाति के लोग मान लीजिए, जनजाति मान लीजिए अन्य, तो वो आपकी एमपी में है। और मिजोरम में परसेंटाइल में सबसे ज़्यादा है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि हरियाणा और पंजाब में अगर वहाँ के रिहायशी लोगों की बात करें, जो वहीं के लोग हैं, उनमें 0% एसटी हैं, मतलब वहाँ पर एसटी नहीं है। आप कोई बस जाकर बस जाएं, नौकरी करें या वहाँ पर काफ़ी जो पढ़ने के लिए चले जाए या व्यापार करने के लिए चले जाएं, उनकी बात अलग है, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं उनमें एसटी का परसेंट 0 है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, ये कुछ प्रमुख बातें हैं। अब मैंने यहाँ पर एक हाशिया इसलिए खींचा है क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये जो एनालिसिस काम का नहीं है, तो आपको इसे सिर्फ ये जो आंकड़े दिए हुए हैं कि देश में जो एससी की जनसंख्या इतनी है और एसटी की इतनी है, इसके अलावा मैक्सिमम और मिनिमम का आप एक थोड़ा सा आइडिया अपने पास में रख सकते हैं। बाकी ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। अब जो सही ज़रूरत की चीज़ है जो एग्ज़ाम में पूछी जाएगी वो आपकी नीचे से शुरू हो रही है, यानी कि यहाँ से। तो राजस्थान में एसटी एससी की जो कुल जनसंख्या है वो आपको यहाँ पर दी हुई है। तो एससी की जनसंख्या तो इतनी है 122 लाख, यानी कि 1,22,00,000। और ये प्रतिशत अगर देखें राजस्थान की कुल जनसंख्या का 17.83% है। तो ये पूछे जाने वाली बात है और ये पूछी भी जाती है, तो आप इस बात को थोड़ा सा मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो 2011 के आंकड़ों से तो हमें मतलब है नहीं है, 2001 के आंकड़ों से हमें मतलब नहीं है, 2011 के आंकड़े ही प्रासंगिक हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। तो अगर हम इसी तरह से एसटी की बात करें तो ये 13.48% है और ये देश में 13वां स्थान रखते हैं इस हैसियत से। और इसी संदर्भ में जाएं तो एससी की दृष्टि से राजस्थान में 8वां स्थान है। तो सबसे ज़्यादा
अगर यहाँ पर हम बात करें जनजाति या जातियों के उसकी आबादी के उसमें कितने फैले हुए हैं, तो जयपुर में है सबसे ज़्यादा, और उसके बाद में गंगानगर में भी हैं। तो परसेंटाइल में जाएंगे तो श्री गंगानगर में एससी के लोग ज़्यादा हैं, हनुमानगढ़ में भी द्वितीय स्थान पर हैं, तो इसे आप ध्यान रखिए। और एसटी के लोग सर्वाधिक अगर हम संख्या में जाएं तो वे उदयपुर में हैं, ठीक है, और बांसवाड़ा में भी हैं। परसेंटाइल में जाएं तो ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर में मैक्सिमम है, एसटी परसेंटेज मैक्सिमम। राजस्थान में हम बात कर रहे हैं, तो इसे आप ध्यान रखिए। अगर हम न्यूनतम आबादी वाले क्षेत्रों में भी इस वर्गीकरण को देखें तो डूंगरपुर प्रतापगढ़ में एससी सबसे कम है, और बीकानेर नागौर में एसटी ना के बराबर है, यानी है ही नहीं है। आप इस तरह से मान लीजिए, जैसे कि आप परसेंटाइल देख सकते हैं 0.3%, ठीक है। उसी तरह से ये है, तो कुछ आंकड़े यहाँ पे दिए हुए हैं और लिंग अनुपात भी दिया हुआ है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। एसटी का भी दिया हुआ है और एससी का भी दिया हुआ है, तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं। एक छोटा सा मैंने सेंसस यहाँ पे लिया है जो तुलना करने के लिए ज़रूरी है। 1951 में राजस्थान में जो अगर जनगणना की हम बात करें तो उसमें एससी थी वो 16.9 लाख थी, यानी 10.58%, और एसटी थी वो 3.36, यानी कि 3,36,000 लोग एसटी के थे, जो 2% था। वर्तमान में अगर राजस्थान में इनका देखेंगे तो काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, खास करके एसटी में, अनुसूचित जनजाति में। और ये जो ज़्यादा बढ़ोतरी किस में है, ये मीणाओं की वृद्धि में होने से ये जो परसेंटाइल है एसटी का ये बड़ा है, तो आप इसे ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। ये चीज़ें कभी सभी आपको कंपेयर करने के लिए, एनालिसिस के लिए आ सकती हैं, और जिस तरह से यहाँ पर आंकड़ों में जो बूम आया है आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा आगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ एक पैराग्राफ बनाया है, और वो इसी मंशा से बनाया है कि कभी मेंस में प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में भील और मीणाओं की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में एक संक्षिप्त उसका अध्ययन कीजिए, या 5 नंबर की प्रवृत्ति में आ सकता है, तो आपको पास कुछ ना कंटेंट तो होना चाहिए। तो प्राचीन समय में अनेक रियासतें मीणा व भील लोगों के नियंत्रण में थी। बांसवाड़ा में जो कुशलगढ़ एक तहसील है, एक स्थान है, वहाँ पर कुशला भील था, और डूंगरपुर में डूंगरिया भील था, बांसवाड़ा में बांसिया भील था, और कोटा में कोटिया भील ने शासन किया है, और इन्हीं के नाम से ये स्थान आबाद हुए हैं। इसी प्रकार जयपुर, अजमेर, शाहपुरा, अलवर, टोंक, बूंदी के वर्तमान क्षेत्रों के शासक मीणा लोग ही थे। और आमेर में जो मीणा थे उन्हें भी जब नया शासक आया था तो उससे पहले वहाँ पर जो कुछ कछवाहा वंश आया था उससे पहले वहाँ पर मीणा का ही शासन हुआ करता था, ठीक है, जिन्हें कोकिल देव और दूल्हा राय ने प्रताड़ित करके वहाँ से खदेड़ा था। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो महाराणा प्रताप की यशोगाथा बनाने में भीलों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। और देखिए यहाँ पर एक है पूंजा भील, राणा पूंजा भील। तो मेवाड़ राज्य की रक्षार्थ किए गए भीलों के इस त्याग एवं स्वामी भक्त के कारण ही इस राज्य के राज्य चिन्ह में चित्तौड़ के किले के एक और राजपूत राजा, दूसरी ओर भीलू राजा का चित्र अंकित है। तो इसे आप ध्यान में रखिए, ये कुछ प्रमुख बातें हैं। भारतीय संविधान में अगर देखें तो अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति यानी कि एससी का वर्णन है, और 342 में एसटी यानी अनुसूचित जनजाति का वर्णन है। तो इसे आप ध्यान रखिए। सामान्यतः राजस्थान में 12 जनजातियाँ पाई जाती हैं फ्रेंड्स, और जो हमारा एक एक्ट है राजस्थान एससी व एसटी संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार यहाँ पे कुछ जनजातियाँ लिखी हुई हैं जो बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है, मतलब आपको पढ़ना इन्हें ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रोविज़न के तौर पे मैंने लिख दी है। लेकिन आप इन्हें ना पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, और मैं तो अगर कोई चीज़ आप स्किप करने का आपको मौका मिलता है तो उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो काम की ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें पढ़ने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक स्कोप है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम पढ़ने से हमारे अभी भी बची हुई हैं, तो आप इन्हें मत पढ़िएगा। लेकिन फिर भी मैंने इसलिए लिख दी कि मतलब किसी को ऐसा ना लगे कि वो बात नहीं लिखा है यहाँ पर। तो ये जो एक्ट है इसे आप देख लीजिए, ये राजस्थान SC ST संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार। तो ये काफ़ी सारी जनजातियाँ हैं, और कुछ जनजातियों की उपजातियाँ भी यहाँ पर लिखी हुई हैं जो बिल्कुल भी काम की नहीं है।
तो समय को गंवाए बिना हम हमारा जो पहला वो है जनजाति, भील जनजाति, यानी सबसे प्राचीन जनजाति राजस्थान की, उसके बारे में एक अवलोकन शुरू करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, सबसे प्राचीन जनजाति है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसके कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य भी हैं और पौराणिक साक्ष्य भी हैं। तो ऐतिहासिक साक्ष्यों में तो राणा पूंजा भील है, जो महाराणा प्रताप के साथ उनके अंत तक साथ में रहे थे। और इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे किसान आंदोलनकारी हुए हैं, चाहे गोविंद गिरी जी हों जिन्होंने भगत पंथ की स्थापना की थी, या इसके अलावा मोतीलाल तेजावत हो, एक ही आंदोलन के प्रणेता, तो इसे आप ध्यान रखिए, मोतीलाल तेजावत, इन्हें हम आगे पढ़ेंगे। और हितेश सर ने आपको ये बहुत अच्छे से कराए हैं हिस्ट्री में, एक बार जाके आप जरूर पढ़ें, क्योंकि ये किसान आंदोलन हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, ग्रुप डी हो या आरएस हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, हितेश सर हिस्ट्री में यूट्यूब पर अवेलेबल है, बिल्कुल आपके लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे एप्लीकेशन पर हो या मत हो, उन सब के लिए अवेलेबल है, तो आप इसे ज़रूर देखिए। इसके अतिरिक्त रामायण और महाभारत में भी इनके पौराणिक साक्ष्य हैं। देखिए, मुझे जितना याद है, केवट जिन्होंने भगवान राम को नदी पार कराई थी और उनके चरण उन्होंने जो धोकर के उनका चरणामृत पिया था। और इसके अतिरिक्त एक सबरी गुरु मतंग थे, ऋषि मतंग के आश्रम में एक सबरी देवी थी, वो भी भीलिनी थी। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। और कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, रास्ता देख सबरी की उम्र गई सारी, तो इस तरह से उनके बारे में आता है। तो वो झूठे बेर हैं जो माँ सबरी ने ही भगवान राम को दिए थे, और लक्ष्मण जी ने क्रोधित होकर उन्हें फेंक दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि वही हिमालय पे जाकर मतलब संजीवनी बूटी के रूप में प्रस्फुटित हुए थे। तो ये सब पौराणिक कथा हैं। महाभारत में भी हम देखते हैं एकलव्य और निषाद कहा गया है, देखिए भीलों को महाभारत में। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखिए। और राजस्थान की ये सबसे ज़्यादा जो है प्राचीन जनजाति है। तो यह कुछ प्रमुख बातें हैं। और ये वो झंडा है, देखिए मेवाड़ राज्य का, अगर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया तो आपको याद होगा। तो इसके बारे में ये है राणा पूंजा भील, और ये है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। तो ये मेवाड़ का झंडा है। और भील जनजाति देखिए पूरे राजस्थान में हर ज़िले में पाई जाती है, लेकिन दक्षिणी राजस्थान है, ये इनका प्रमुख हब के रूप में माना जाता है। जो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है और उदयपुर है। उदयपुर में सर्वाधिक भील पाए जाते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिए। और भी इसमें जो प्रमुख बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। और सिरोही जैसे जो ये ज़िले हैं, सिरोही, यहाँ पर भी भीलों की अच्छी खासी संख्या पाई जाती है। लेकिन उदयपुर में भील सर्वाधिक हैं, यानी एसटी में जो आते हैं सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर फैले हुए हैं। भीलों की उत्पत्ति के बारे में यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए, जो भीलों की उत्पत्ति है वो एक द्रविड़ भाषा का शब्द है बील, बील से हुई है। बील का मतलब क्या होता है? तीर कमान होता है। और भीलों का जो शस्त्र है, जो इनके मुख्य हथियार के रूप में है, वो भी यही है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। तो इनका प्रमुख अस्त्र भी है तीर कमान। तो इसे आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। तो बील का अर्थ होता है तीर कमान, और ये भीलों के अस्त्र यानी कि इनके हथियार के रूप में भी काम में लिए जाते हैं। और ये तीर कमान चलाने में बहुत ही ज़्यादा कुशल प्रवीण होते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने भी इन्हें वनपुत्र कहा है। और भील स्वयं की उत्पत्ति भगवान शिव से मानते हैं। तो इसे आप ध्यान रखिए। और पौराणिक गाथाओं में मैं आपको इसमें एक बात और भी बताना चाहूँगा कि भीलों का जो स्थान है वो राजस्थान के अलावा अन्य स्थानों पर भी है, और वो कई पौराणिक कथाओं से मिला हुआ है। वो एग्ज़ाम और हमारे जो सिलेबस से ज़्यादा रिलेटिव नहीं है, इसलिए उसमें गहराई में जाना तो व्यर्थ है। लेकिन फिर भी जो लोग रामायण और ये महाभारत देखते होंगे उन्हें और भी इस तरह की काफ़ी ज़्यादा गाथाएँ पता होंगी। जैसे मैंने आपको केवट बताया, माँ सबरी बताया, एकलव्य बताया था, तो इस तरह की और भी बातें पता होंगी। तो सामान्यतः भीलों की दो उपजातियाँ पाई जाती हैं जो प्रसिद्ध हैं पूरे प्रदेश में। एक है लंगोटिया भील और एक है पोत्या भील यानी पोतीदार भील।
तो ये काफ़ी जगह पोत्या भील भी होता है, पोतदार भील भी होता है, इस तरह से पोतदार भील, तो ये एक ही बात है, तो आप इन्हें ध्यान रखिए, शब्दों का फेर है। तो लंगोटिया भील, तो देखिए लंगोटी पहनते हैं, जो एक तरह से धोती का ही एक अलग वर्जन होता है लंगोटी। और पोतीदार भील पगड़ी भी पहनते हैं, छोटी सी पगड़ी, एक बड़ा फेंटा होता है और एक पगड़ी होती है बहुत छोटी सी, जिसमें आप सर को मतलब वन साइड लेयर में अच्छे से ढक सकते हो। मैं इमेज में आपको ये अच्छे से सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये कुछ बातें हैं। भीलों के घर को टापरा या कुओं बोलते हैं, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिए। भीलों के घर को क्या बोलते हैं? टापरा या कुओं बोला जाता है। और जो बरामदा होता है उसे हम बोलते हैं ढलिया, ठीक है। अब जैसे ये जो घर है मैंने लिया है, जैसे कि टपरियाँ बनी हुई है, एक तरह से पूर्वी राजस्थान में जैसे आप भरतपुर वाले क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ पे इनसे बोलते हैं छपरा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो चीज़ दिखी हुई है, मतलब कच्चे पक्के मकान होते हैं और गोबर से ही लिपे हुए हैं ये, तो इन्हें ही टापरा कुओं बोला जाता है। और जो बाहर जो खाली जगह होती है, एक लॉन होता है, उसे ढलिया बोला जाता है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं, इन्हें आप ध्यान रखिए। एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बनते हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ और कैसे आपसे पूछे जाएंगे, तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। तो ये घरों का जो एक समूह है वो एक मोहल्ला बनाता है, जिसे फला कहा जाता है। और ये मोहल्ला मिलके पूरा एक जो गांव बनाता है उसे पाल कहा जाता है। तो पाल को मतलब भील जो गांव है उसे ही पाल कहते हैं, जैसे नाथरा की पाल है, ठीक है। और पाल का जो मुखिया होता है, यानी गांव का मुखिया जो होता है, उसे क्या कहते हैं? पालवी कहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए, मुखिया को भील लोग क्या बोलते हैं? पालवी कहते हैं। तो पालवी, और एक नाम और होता है इसका, तदवी, ठीक है। तो इन्हें आप ध्यान रखिए। तो भीलों के जो सभी गांवों की जो पंचायत होती है, तो पंचायत का जो प्रमुख मुखिया होता है उसको बोला जाता है गमेती, ठीक है। पंचायत का प्रमुख मुखिया। और जो पालवी है या तदवी है वो एक गांव का ही मुखिया होता है, लेकिन कई गांवों से मिलकर एक पंचायत बनती है, तो पंचायत का मुखिया गमेती होता है। आप इसे ध्यान में रखिए। अब कुछ छोटी मोटी शब्दावलियां हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं इन सभी चीज़ों के लिए। तो शुरू करते हैं। हमारा नंबर 1 फर्स्ट है जो, तो आप इसे इस तरह से ध्यान रखिए। तो देखिए, टोटम, भील अपने कुल देवता को टोटम के रूप में जानते हैं। अब आप इसे याद कैसे रखोगे? देखिए, कोई भी जब जादू टोना होता है, टोटका हो जाता है, तो उसका निदान ग्रामीण परिवेश में आज भी लोक देवताओं के पास में होता है, तो इसलिए ये कुल देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिए, भीलों को कुल देवता के रूप में इन्हें मान्यता मिली हुई है, ठीक है साहब। फायरे, फायरे क्या है? फायरे, फायरे भीलों द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक रणघोष है, जिसमें कोई भी जब शत्रु से निपटने के लिए, शत्रु से निपटने हेतु फायरे फायरे घोष किया जाता है। और इसमें क्या है कि या तो ढोल बजाए जाते हैं या जोर जोर से किलकारियाँ मारी जाती हैं, मुंह से आवाज़ें निकाली जाती हैं तरह तरह की, ताकि उसको उस मुसीबत से लड़ने के लिए सभी लोग एक स्थान पर एकत्रित हो जाएं। और एक मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो भीलों के कुल देवता के रूप में जो सबसे ज़्यादा मान्यता है वो है केसरिया नाथ जी। इनका दूसरा नाम ऋषभ देव भी है, ठीक है। और इनकी माता है वो है भराड़ी। तो भराड़ी जो माता है इसे विवाह की कुल देवी कहा जाता है, विवाह की देवी कहा जाता है। और केसरिया नाथ जी पर ऐसी मान्यता है कि भील इनके प्रति इतने ज़्यादा समर्पित हैं कि इन पर चढ़ी हुई केसर का पानी पी करके वो कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक है। केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोला करते भील जनजाति के लोग। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए, ये पूछा जा सकता है और कई जगह पूछा भी गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। फायरे फायरे जो मैंने आपको बता दिया वो इस तरह से है। इसके अतिरिक्त कृषि की इसमें जो 2 प्रकार हैं, चिमाता और दजिया, ये ज़्यादातर लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या कन्फ्यूज़न किस में होता है कि पर्वतीय जो पहाड़ों पर, पर्वतीय इलाकों में जो खेती की जाती है उसे बोलते हैं चिमाता, लेकिन इससे क्या है कि याद कैसे रखें, कभी कभी उसे दजिया हम लगा के आ जाते हैं एग्ज़ाम में।
तो वो नेगेटिव हो सकता है, तो इसे आप ध्यान रखिए। इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे चिमाता है, जैसे माताएं होती हैं, जैसे वैष्णो देवी है, तो उनका जो वो है मंदिर, वो कहाँ होता है? वो पहाड़ों में तो होता है, ऊंचाई पर होता है। और माता का स्थान समाज में वैसे भी एक सम्मानीय यानी ऊपर है। तो इसको आप इस तरह से एक ट्रिक से भी याद रख सकते हो कि चिमाता यानी माता ऊपर होती है, ठीक है। और मैदानी हिस्से में यानी नीचे की तरफ दजिया होती है खेती, जिसे दजिया कहा जाता है, ठीक है। तो पर्वतीय जो इलाके हैं उनमें होने वाली कृषि को चिमाता कहते हैं, और मैदानी इलाकों में होने वाली कृषि को दजिया कहा जाता है। तो ये एक तरह से पहाड़ी ढलानों पर जो झूमिंग कृषि की जाती है उसी का ही रूप है चिमाता। तो आप इसे ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। अब कुछ छोटे मोटे उनके एस्पेक्ट हैं, जैसे कि मनोरंजन के अगर संसाधनों की हम बात करें तो भीलों के लिए नृत्य, शिकार और समूह गान, इस तरह के जो हैं ये मनोरंजन के साधन हैं। तो कुछ नृत्य हैं, हालांकि नृत्य मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर में बहुत ही शानदार तरीके से बताया है, और उसका रेस्पॉन्स भी वीडियो का सबसे ज़्यादा मतलब अब तक का बहुत ही बेहतरीन वो आया है रेस्पॉन्स। तो देखिए, गैर नृत्य तो मैं आपको बता चुका हूँ कि केवल मतलब पुरुषों द्वारा किया जाता है। फागुन के महीने में जो हाथ में छड़े लेकर के एक गोला बनाते हैं और एक दूसरे की छड़ों से टकराते हुए घूमते रहते हैं। तो इसमें जो छड़ प्रयुक्त होती है उन छड़ों को क्या बोलते हैं? खांडा बोला जाता है, ठीक है। और जो नर्तक होते हैं यानी कि पुरुष होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गैरीय, क्योंकि गैर नृत्य इसका नाम है। इसके अलावा एक द्विचकी नृत्य भी है जो विवाह के अवसर पर किया जाता है, और इसमें 2 गोले बनाए जाते हैं जिनमें पुरुष और महिलाएं अलग अलग दिशा में वृत्ताकार मार्ग पर गति करती हैं, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। युद्ध नृत्य भी है जो सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में तीर कमान के साथ खेला जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपका गवरी। इसका एक नाम राई नृत्य भी है। अगर मैंने आपको उसमें आर्ट एंड कल्चर में सारी चीज़ें बताई तो आपको पता होंगी। तो ये क्या है कि भस्मासुर की कहानी से संबंधित है, और बहुत ही मतलब सबसे ज़्यादा मान्यता है आज भी इसकी देहात में, और पर्यटनों के लिए भी एक विशेष जो है कौतूहल का विषय रहता है ये। तो रक्षाबंधन के बाद में 40 दिन तक मनाया जाता है। कहा जाता है कि एक बार भस्मासुर को जब भगवान शिव वरदान देते हैं तो उसे इतना घमंड हो जाता है कि एक चुनौती बन जाता है। तो उसको मारने के लिए, समाप्त करने के लिए मोहिनी रूप धारण करते हैं, और मोहिनी रूप में शर्त रखी जाती है कि उसे ऐसा ही नृत्य करना है जैसा मोहिनी करे। तो वो 40 दिन तक चलता है, और फिर वो स्वयं के हाथों से उसका दाह संस्कार हो जाता है। इस तरह की पौराणिक कथाएं काफ़ी। तो गौरी को बहुत इंपॉर्टेंट से आप नृत्य में जाके देखिए, और जितने भी भीलों से संबंधित नृत्य हैं और इनके जितने भी बजाने के जो वाद्य यंत्र हैं वो सब आप, संगीत वाद्य यंत्र, वो सब आप उनमें जाके वीडियो में जाके देखिए जो आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ में सेव होंगे, ठीक है। खान पान की बात करें तो मक्के की जो रोटी है और प्याज यानी कि कांदे का जो साग है वो यहाँ पर प्रचलित है। महुआ की शराब और ताड़ का रस, ये सभी यहाँ पर प्रचलित हैं। काफ़ी जगह मांस सेवन भी काफ़ी बड़े स्तर पर किया जाता है, लेकिन सभी भील मांस नहीं खाते, लेकिन ज़्यादातर भील मांस का सेवन करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। ये चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम थोड़ा आगे चलें, आजीविका के साधनों में कृषि, शिकार और वनोत्पाद का क्रय विक्रय इनका प्रमुख आजीविका के स्रोत हैं। और वर्तमान में तो लोग सरकारी सेवाओं में भी हैं, और भी कई तरह के विविध प्रकार के उद्योग व्यवसाय में ये लोग लगे हुए हैं, क्योंकि अब सोसाइटी वर्ण प्रधान नहीं रही, अब कर्म प्रधान सोसाइटी हो चुकी है। तो जो व्यक्ति जिस हब में जाना चाहता है वहाँ पर अपनी जगह बना लेता है मेहनत करके, और वो फिर उसी में ही होके रह जाता है। पवित्र स्थान की बात करें तो यह है वेणेश्वर धाम, डूंगरपुर, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो माही, झाकम, सोम, ये 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है यहाँ पर, और माघ पूर्णिमा को यहाँ पर जो है मेला भरता है। तो ये आप इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। जो इसे आदिवासियों का कुंभ बोला जाता है, यानी भील आदिवासियों का क्या बोला जाता है? कुंभ बोला जाता है वेणेश्वर धाम को। इसके अलावा एक घोटिया अम्बा यहाँ से कम दूरी पर, ये बांसवाड़ा में है, घोटिया अम्बा मेला लगता है, जहाँ पर वेणेश्वर के बाद में राजस्थान में भीलों की सबसे ज़्यादा जो है संख्या देखी जाती है। तो ये एक प्रसिद्ध मेला है भीलों का,
और इसमें वो प्रतिवर्ष शिरकत करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। ये कुछ प्रमुख बातें हैं। चलते हैं आगे। अब विवाह प्रथा है, तो विवाह प्रथा में देखिए एक यहाँ पर जो मैंने बताया है, एक सह पलायन प्रथा है, एक अपहरण विवाह है, एक मेलनी है, एक आटा साटा है। तो फ्रेंड्स देखिए, सह पलायन तो यह है कि भीलों में ऐसी मान्यता है कि पुरुष और एक युवती जब अपनी मर्जी से चले जाते हैं तो कुछ दिन बाद में जब वो घर पर लौट के आते हैं तो समाज की मर्जी से, परिवार की सहमति से 2-3 दिन बाद में उनको एक तरह से सहमति दे दी जाती है, विवाह को मान्यता प्रदान कर दी जाती है। तो इस तरह की बातें हैं। अपहरण विवाह भी इसी तरह का है और सहपलायन विवाह भी इसी तरह का है, जो आपसी सहमति से 2 परिवारों की रजामंदी से किए जाते हैं। मेलनी में ऐसा होता है कि आप 2 लोगों के अगर परिवारों के विचार मिलते हैं तो वो आपस में बच्चों के जो सगाई संबंध कर लेते हैं। आटा साटा ऐसा होता है कि जैसे कि एक घर में एक कुंवारा लड़का और लड़की है, दूसरे घर में भी इसी तरह से है, तो वो आपस में अपना बेटा बेटी को दूसरे के बेटा बेटी के साथ ब्याह देता है। तो ये सब इतनी ही बातें हैं। तो भीलों में जो विवाह की ये प्रथा है, इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यही है जो प्रमुख बातें हैं। इसमें और भी जो है विवाह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे एक परिवीक्षा विवाह भी होता है। परिवीक्षा विवाह ये होता है कि एक लड़का मतलब लड़की के घर पर 2-3 दिन तक रहता है और परिवार उसका जब मूल्यांकन कर लेता है, यदि वो सही उन्हें लगे तो वो उसको विवाह की अनुमति दे देते हैं। एक भंगोरिया भी होता है। ये बहुत डीपली है, लेकिन कभी आ जाए तो आप इन्हें ध्यान रखिए। भंगोरिया भी इसी तरह का है, अपनी मर्जी से जीवन साथी का चयन करना, ये भंगोरिया विवाह प्रथा है भीलों की। तो आप इसे ध्यान में रखिए। परिवीक्षा, भंगोरिया, सहपलायन, अपहरण, मेलनी, आटा साटा। आटा साटा तो हर क्षेत्र में और हर समाज में प्रचलित है कि एक ही घर के 2 बच्चे, कभी कभी किसी घर की 2 बेटियों के साथ ब्याह दिए जाते हैं। तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। ये प्रमुख बातें हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम आगे चलें तो भाषा के बारे में देखेंगे तो ये है बागड़ी और भिली भाषा, जो उदयपुर के क्षेत्र में काफ़ी प्रमुख रूप से बोली जाती है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने भाषा में आपको पढ़ाया था, ये मेवाड़ी और गुजराती भाषाओं से प्रभावित है और इन दोनों की ही एक तरह से सम्मिश्रित है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। आराध्य देव मैं आपको बता चुका हूँ, केसरिया नाथ जी और भराड़ी जी। और केसरिया नाथ जी का अन्य नाम बावजी भी है और काला जी भी है, और मैंने आपको बताया ऋषभ देव जी भी इन्हें बोला जाता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिए। भराड़ी माँ विवाह की देवी मानी जाती हैं। इनके बारे में इतनी ही चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और एक बात आप ध्यान रखिए, जो मैप के थ्रू मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि ये जो स्थान है, जिस स्थान पर उदयपुर और डूंगरपुर का ये प्रमुख स्थान है, पहले मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। उदयपुर और ये डूंगरपुर, ये जो स्थान है, इसे क्या कहते हैं? इसे भोमट कहा जाता है। ध्यान रखिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। भोमट मैंने लिखा है यहाँ पर, भोमट है ना। एक भोराट भी है। भोराट किसे बोला जाता है? भोराट तो देखिए, जो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में जो पठार है उसे बोला जाता है। ठीक है, उसे भोराट बोला जाता है। लेकिन भोमट किसे बोला जाता है? ये जो भीलों का क्षेत्र है उदयपुर और डूंगरपुर में, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, उदयपुर एंड डूंगरपुर। तो इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये पूछ ली जाती हैं कभी सभी बातें। थोड़ा जो हम हमारा इसे पूरा करें सेशन को फ्रेंड्स, तो इसमें आगे देखते हैं। मीणा जनजाति के बाद राज्य की दूसरी बड़ी जनजाति भील है और दक्षिणी राजस्थान में भीलों की संख्या बहुलता में मिलती है। भीलों में कुटुंब प्रथा विद्यमान है, यानी कि ये लोग मिलजुल के रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं और परिवार पितृसत्तात्मक होते हैं, यानी कि मेल डोमिनेटिंग इनकी फैमिली में व्यवस्था पाई जाती है। जो पुरुष कर्ता धर्ता होते हैं वो परिवार के मुखिया होते हैं। भीलों में आमतौर पर बाल विवाह प्रचलन में नहीं है। ये बहुत अच्छा फैक्ट है, एमसीक्यू में बनाकर आपसे पूछा जा सकता है। ये सारी बातें तो देखिए मतलब आप जानते होंगे ज़्यादातर, लेकिन भीलों में बाल विवाह प्रचलित नहीं है, लेकिन विधवा विवाह प्रचलन में है। इसमें एक कंडीशन होती है कि छोटे भाई की विधवा को बड़े भाई के साथ पत्नी नहीं बनाया जा सकता।
ठीक है। तो अब इस कंडीशन को भी ध्यान रखिए, क्योंकि चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। ज़्यादा होना कोई अतिशयोक्ति नहीं होती, लेकिन कम होना कभी कभी क्या है कि एक सबक का विषय बन जाती है। और हम नहीं चाहते कि कोई भी मतलब हमारी वजह से दोषारोपण का शिकार हो या एग्ज़ाम में, क्योंकि 1 नंबर से भी लोग पास होते हैं और 2 नंबर से भी फेल हो जाते हैं। तो भीलों में रोग उपचार की जो प्रमुख प्रथा है वो है डाम देना। डाम देना इस जो रोग उपचार की एक प्रथा के रूप में प्रचलित है। भील जनजाति में धार्मिक संस्कार संपन्न कराने वाला व्यक्ति भगत कहलाता है, ठीक है। तो वैसे अन्य मीणा जाति में भी इस तरह के जो भगत बोलते हैं, जो ब्राह्मण और इस तरह के जो यज्ञ हवन की प्रक्रिया करवाते हैं। तो आप ध्यान रखिए, भगत एक कॉमन शब्द है। प्रसिद्ध लेखक रोने ने अपनी पुस्तक वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया में भीलों का मूल स्थान मारवाड़ बताया है। और डीएन मजुमदार ने भीलों को निग्रिटो प्रजाति का बताया है। जीएस थॉमसन ने भीली व्याकरण नामक एक पुस्तक लिखी है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं फ्रेंड्स। और राज्य का एक जो सबसे, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो लोकनाट्य है गवरी, एक तरह से नृत्य भी है लेकिन वो लोकनाट्य ज़्यादा है क्योंकि 40 दिन तक चलता है। तो उसमें भी जो है भीलों के बारे में एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि है वो बताई गई है, क्योंकि वो भगवान शिव के समय से एक प्रथा के रूप में चलता आ रहा है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलते हैं आगे। प्रमुख समाज सुधारक यहाँ पर उनके नाम दिए गए हैं, तो इन्हें आप देख लीजिए एक बार, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। ये कुछ प्रमुख बातें होती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही लिमिटेड होती हैं। तो माव जी हैं एक संत, एक गुरु गोविंद गिरी हैं। देखिए संत माव जी 1784 में जन्मे थे एक ब्राह्मण परिवार में, और इन्हें कृष्ण भगवान का काफ़ी ज़्यादा अवतार के रूप में माना जाता है। मंदिर भी इनके बने हुए हैं प्रदेश में, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। गोविंद गुरु जी हैं, ये भगत आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। और भगत पंथ की स्थापना भी इन्होंने, गोविंद गुरु जी ने एक संप सभा की स्थापना भी की थी। संप सभा 1883 में। तो आप इसे ध्यान में रखिए। मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन के प्रणेता हैं। ये सारी चीज़ें हितेश सर ने करवाई हैं हिस्ट्री में बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। जो यूट्यूब पर है बिल्कुल निःशुल्क है आप लोगों के लिए सेवा के रूप में, और आप इसे ज़रूर पढ़िए। भोगीलाल पांड्या हैं, जिन्होंने जो सेवा संघ बनाया था अपने कुछ अन्य सहयोगियों के साथ में, भूरेलाल बया और राजकुमार मानसिंह के साथ में, वनवासी सेवा संघ की स्थापना की थी। माणिक्यलाल वर्मा प्रजामंडल में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो आप इसे ध्यान में रखिए, बाकी सारी चीज़ें आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। तो देखिए ये गोविंद गुरु जी हैं, और इनका जो है काफ़ी समय, अंतिम समय तो गुजरात में व्यतीत हुआ था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मानगढ़ नरसंहार, क्योंकि मानगढ़ पहाड़ी पर इन्होंने अपना आंदोलन किया था, वहाँ से इन्हें गिरफ्तार करके इनके सहयोगियों को गोली से भून दिया गया और गिरफ्तार करके इन्हें मृत्युदंड की सज़ा हुई थी, जो बाद में आजीवन कारावास में बदल दी गई थी। तो जो बड़े बड़े किसान आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानी हैं उनमें इनका नाम लिया जाता है। तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पे कुछ मैंने और भी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो हैं यहाँ पर। कर्नल शैटन के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने निर्दोष वनवासियों पर फायरिंग की, और इसमें 1500 से अधिक मतलब जो वनवासी हैं मौत के घाट उतार दिए गए। तो इसे एक तरह से आप राजस्थान का एक दूसरा जलियांवाला के नाम से भी नाम दे सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा जो मतलब काले अक्षरों से लिखा गया दिन था। गोविंद गुरु का लक्ष्य था कि देश की आज़ादी और व्यसन मुक्त मेहनत का समाज की स्थापना करना फ्रेंड्स। तो भीलों के बारे में ये बातें थी, ये बहुत प्रमुख थी। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी अगर एक आध बात रह गई है तो उन्हें हम क्वेश्चन सेशन में ले लेंगे। वैसे तो कुछ रहा नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कि मैं अगर आपको अपनी तरफ से बताना चाहूँ, एक है हाथी मना। तो देखिए हाथी मना विवाह के अवसर पर किए जाने वाला एक तरह से तलवार घुमाकर किए जाने वाला नृत्य है। विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है जिसमें तलवार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और एक है हाथी वेंडो प्रथा। हाथी वेंडो प्रथा ये एग्ज़ाम में पूछ लिया गया प्रश्न है। तो ये एक वैवाहिक प्रथा है और बहुत ही अनूठी और एक तरह से बोलें विचित्र प्रथा है, जिसमें पवित्र
वृक्ष होते हैं, जैसे कि पीपल है और साल है, बांस है, सागवान है, इस तरह के जो वृक्ष होते हैं उनको साक्षी मानकर हरज और लाड़ी, देखिए दो शब्द हैं हरज और लाड़ी। तो आप जानते होंगे लाड़ी का मतलब तो दुल्हन होता है, हमारे जो कल्चर में बोला जाता है। हरज का मतलब दूल्हा। तो ये एक दूसरे के साथ में यहाँ पर 7 फेरे ले लेते हैं और जीवन साथी बन जाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो चुकी हैं और जो कुछ चीज़ें 10 से 5% कुछ चीज़ें बची भी हैं, लगभग 2% चीज़ें बची होंगी, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें तो हम कवर करवा चुके हैं। तो उन चीज़ों को हम क्वेश्चन सेशन में अच्छे से ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सेशन भी होगा। चलते हैं आगे। तो जो अगली जनजाति है वो है हमारी मीणा जनजाति। अब देखिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं कि मीणा जनजाति प्रदेश की सबसे बड़ी जो जनजातियां हैं, सबसे बड़ी जनजाति में इसका नाम आता है और इसका जो ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भ है वो भी बहुत विशेष है और देश की अति प्राचीन जनजातियों में से एक मानी जाती है। तो जो इसका मूल शब्द है वो इसका मीन से निकला है और मीन का मतलब होता है मछली। देखिए वो कैसे है, तो आइए एक बार उसे देख लेते हैं। देखिए इनका जो उद्भव है वो है मत्स्य अवतार। ये भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, मत्स्य अवतार। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 10 अवतार लगभग इनके होने हैं। तो 9 तो लिए जा चुके हैं और एक इनका कल्कि के रूप में होगा अभी बाद में, जब कलयुग का जो तांडव है और पाप और अन्याय भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, लगभग कोई लाखों वर्ष बाद में उसकी एक अलग ही पौराणिक गाथा है। तो भगवान विष्णु जो है धरती पर आकर संहार करेंगे, इस तरह से बातें। तो ये जो 9 अवतार हो चुके हैं, इनमें से जो एक अवतार है वो मत्स्य अवतार है और इसे भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। और इसका जो प्रमाण है वो जैन मुनि है मगन सागर, इनकी रचना है मीणा पुराण। तो इन्होंने मीणाओं के ऊपर इतना ज़्यादा शोध किया है, लगभग 5200 गोत्र बताए होंगे। जो हमारे मीणा भाई और साथी जो देख रहे होंगे इस चीज़ों को, इस लेक्चर को, तो फ्रेंड्स उन्हें 10 से या 12-15 गोत्रों से ज़्यादा पता नहीं होगा, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के मैं उनकी बता रहा हूँ। लेकिन मुनि मगन सागर जी ने 5200 गोत्र बताए थे और लगभग 24 खाप इन्होंने बताई थी मीणाओं की। तो इसे आप ध्यान में रखिए। मत्स्य पुराण में भी मीणा जाति का उल्लेख मिलता है और वैदिक काल में ये जनजाति प्रजावत्सल और बहुत ही प्रतापी मानी जाती थी। प्रजावत्सल और प्रतापी मानी जाती थी। और आज हम जितना भी ये एरिया देखते हैं, जयपुर में, आमेर में, बूंदी में, दौसा में, ये सब मीणाओं का एक जागीरदार क्षेत्र हुआ करता था और इनकी वीरता और धीरता और जो न्यायप्रियता का लोहा सभी लोग मानते थे। तो भगवान मीन का वंशज इन्हें बताया है ओवरऑल। जो अगर इस मीणा पुराण की बात करें, जैन मुनि मगन सागर द्वारा रचित, तो आप इसे ध्यान रखिए। और जितनी भी जनजातियां हैं, एक सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि जितनी भी जनजातियां हैं उनमें मीणा जनजाति ऐसी जनजाति है जिन्होंने अपने जनजातीय स्वरूप को मतलब भेद करके एक जो रूढ़िवादिता और अंधविश्वास की जो परत है उसको छेद करके वो मतलब समाज में मुख्य धारा में और विकास करने में पहल की है। और सबसे ज़्यादा जो जनजाति की बात करें तो मोस्ट डेवलप्ड ट्राइबल कॉम है ये। तो ध्यान रखिए, पूर्वी राजस्थान का जितना भी क्षेत्र है मैं आपको मैप के थ्रू बताता हूँ। देखिए यहाँ से अगर अलवर, भरतपुर और इसके अलावा जो धौलपुर, करौली, दौसा है, जयपुर है, मुख्यतः सवाई माधोपुर से लेके हाड़ौती संभाग का। लेकिन जो ये वाला बेल्ट है ना, ब्रज का क्षेत्र, यहाँ पर मीणाओं ने ज़बरदस्त प्रोग्रेस की है और लगभग 25 से ज़्यादा एमएलए हैं इस कास्ट से, यानी इस जनजाति से 25 से ज़्यादा एमएलए हैं और लगभग हजारों, थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड प्रशासनिक सेवा में मतलब अधिकारी। और वर्तमान में जो युवा हैं, अगर आप जयपुर में कहीं भी देखते होंगे तो हमारे मीणा जो परिचित दोस्त हैं और हम स्वयं भी सबसे ज़्यादा मतलब इस पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए, मीणा जनजाति सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। तो फ्रेंड्स मुख्य बात बताऊं तो इनका प्रमुख क्षेत्र जयपुर, सवाई माधोपुर,
उदयपुर, अलवर, करौली, दौसा। इसके अतिरिक्त हाड़ौती संभाग में भी इनकी काफ़ी अच्छी संख्या है। और मीणाओं की जो दो कौम है आपको पता होगा, जमींदार और चौकीदार, उन्हें देखते हैं। तो ये बातें मैंने आपको बता दी, सारी बातें कि प्रजावत्सल और प्रतापी जाति हुआ करती थी। और जयपुर के कछवा वंश के जो शासन प्रारंभ होने से पूर्व आमेर में मीणाओं का शासन हुआ करता था। कछवा वंश के संस्थापक दूल्हे राय ने मीणों को परास्त करके आमेर पर अधिकार किया था। इसके अतिरिक्त सन 1342 ईस्वी से पहले बूंदी पर भी मीणाओं का शासन होता था। तो बूंदी में, दौसा में, और ये जो हम आमेर का क्षेत्र देखते हैं यहाँ पर शासन था। कोकिल देव ने भी मीणाओं को एक दैवीय शक्ति और दैवीय योजना के तहत परास्त करके खदेड़ा था। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। तो ये प्रमुख बातें हैं। मीणा यहाँ के परंपरागत रक्षक के रूप में जाने जाते थे। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में, यानी आज़ादी के बाद में, कोई भी जो नया रॉयल डायनेस्टी, यानी कि कोई भी राजा का जब राज तिलक होता था या सिंहासन अधीन होता था, तो उसका जो तिलक है वो मीणा जाति के जो सरदार हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता था। तो ये सारी बातें हैं। और सर्वाधिक आबादी है वो जयपुर में है, ध्यान रखिए, सर्वाधिक आबादी। प्रश्न भील, मीणा और जो कि ये गरासिया हैं, इनसे ज़्यादा बनने की संभावना होती है। तो प्राइम में आप रखिए भील, फिर मीणा, और इस तरह से ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जनजाति, इन्हें आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा गरासिया और सहरिया भी काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो इनकी कला और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो सर्वाधिक आबादी कहाँ पर है फ्रेंड्स? जयपुर में है, इसे आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। सामान्यतः मीणाओं की दो उप प्रजातियाँ, यानी कि इस जनजाति की जो सब ट्राइबल हैं, एक जमींदार मीणा है और एक चौकीदार मीणा है। तो देखिए, जमींदार मीणा तो कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, और इनकी जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति कैसी है? सबसे ज़्यादा अच्छी है। और ये पूर्वी राजस्थान में है, जो पूरा क्षेत्र है ये सब जमींदार मीणाओं का ही है, ये वाला क्षेत्र प्रमुखता। चौकीदार मीणा ये दक्षिणी राजस्थान में और जगह जगह पर फैले हुए हैं, लेकिन जो ग्रोथ की है सबसे ज़्यादा वो पूर्वी राजस्थान के जमींदार मीणाओं ने की है। तो कृषि और पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी अच्छे सरकारी सेवाओं में अपने पैर जमाए हैं और आर्थिक स्थिति इनकी काफ़ी अच्छी है। चौकीदार मीणा ये लोग राजाओं और जो जागीरदार होते थे उनके महल और कोषों की रखवाली किया करते थे। तो ये ने आप ध्यान में रखिए। और चौकीदार मीणा को नया वासी भी नाम से जानते हैं और जमींदार मीणा को पुराना वासी मीणा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ शब्दावलियाँ हैं जो हमारे सिलेबस और टेक्स्ट में दी हुई है, तो ये आपको पढ़नी पड़ेंगी। चलते हैं आगे। अगला है आजीविका के बारे में। तो कृषि और पशुपालन तो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा घरेलू उद्योग धंधे यानी कि बिजनेस व्यवसाय में भी हैं, सरकारी सेवाओं में भी हैं और राजनीति में भी हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। लगभग 25 से ज़्यादा एमएलए इस वक्त एसटी के हैं, तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। मीणा की जो तादाद है वो काफ़ी अच्छी है। और देश की जो आज़ादी है उसके बाद में अगर सबसे ज़्यादा संपन्नता और शिक्षा और जो रोजगार अगर आया है राजस्थान में नहीं पूरे देश में, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो वो कौन सी ट्राइबल है, कौन सी जनजाति है? वो मीणा जनजाति है। ठीक है, तो ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। यदि जो एसटी यानी कि मीणा जाति के लोग हैं उनको ये पूछा जा सकता है कि आप पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में जो आपके समाज है उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें मतलब डिफ़ाइन आपको करनी पड़ेंगी, तो आप उससे थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके जाइए। और इस आजीविका के क्षेत्र में पुरुष के अतिरिक्त जैसे कृषि और पशुपालन की बात करूँ तो महिलाएं भी पूरे अपना योगदान को देती हैं, और ये महिलाएं बहुत ही परिश्रमी, साहसी और धैर्यवान होती हैं। पुरुष सदस्यों के साथ उनके हाथ बटाकर पूरा गृहस्थी का काम करती है। तो ये छोटी मोटी बातें आप ध्यान रखिए। अगला है धार्मिक आस्था। तो जीण माता जो रेवासा सीकर में जिनका स्थान है वो मीणाओं की देवी मानी जाती हैं।
इसके अतिरिक्त मीणा जनजाति मेनली जो है वो शक्ति के उपासक हैं। ठीक है, जैसे अगर आप भरतपुर में जाएंगे तो यहाँ पर जो मीणा है वो दुर्गा की पूजा करते हैं, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और देखिए जनजाति से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की बात करूँ तो 5-6 प्रश्न आ जाते हैं, ध्यान रखिए इस बात को। पिछली बार ऐसे हुआ था 5 प्रश्न पूछे गए थे केवल जनजाति से कांस्टेबल की परीक्षा में। तो ये कुछ मूलभूत बातें हैं जिन्हें आप ध्यान में रखकर तैयारी करेंगे तो अच्छा होगा। और यही सारी चीज़ें आरएस में पूछी जाती हैं। भुज देवता जो है वो भी मीणाओं के माने जाते हैं। ये मीणा समुदाय के लोक देवता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। लेकिन संस्कृति सभ्यता जैसा आगे बढ़ती है, क्षेत्रीय विभिन्नता बढ़ती है, तो लोगों के संस्कार और उनकी धार्मिक मान्यताएं भी अपना जो रुझान है वो बदल लेती हैं। भूरिया बाबा की झूठी कसम खाकर, झूठी कसम ये कभी भी नहीं खाते, यानी कि भूरिया बाबा जो हैं इस संदर्भ में इनके लिए बहुत ही वो हैं, सम्माननीय हैं। तो भूरिया बाबा के सामने, उनके थान पर मीणा जाति के लोग कभी भी झूठी कसम नहीं खाते। ठीक है, जैसे भील केसरिया नाथ जी की केसर का चढ़ा हुआ पानी पी करके झूठ नहीं बोलते, तो ये भी भूरिया बाबा की कसम खाने के बाद में झूठ नहीं बोलते। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। अब इसके अलावा जैसे करौली के जो लोग हैं वो कैला देवी के भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिए। एक चौथ के बड़वाड़ा यानी सवाई माधोपुर और जयपुर के रास्ते के बीच में चौथ का बरवाड़ा एक आता है, तो वहाँ पर भी मीणा जनजाति के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में आपको जो है आस्था के रूप में वहाँ पर विद्यमान आपको देखने को मिलेंगी। खान पीन की बात करें तो सामान्यतः पूर्वी राजस्थान के लोग सादा खाना खाते हैं, यानी कि साग सब्जी, देसी घी, छाछ, घी, दूध, इस तरह से। और बुजुर्ग हुक्का भी पीने का यहाँ पर कल्चर है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। इसके अतिरिक्त जो भी जैसे कि राबड़ी एक ग्रामीण क्षेत्र में, पूरे देश में ये खाया जाता है, और तो ये मीणाओं का भी है। और इसमें इसके अतिरिक्त मक्का, ज्वार और बाजरे, यानी कि जो घाट की राबड़ी जिसे देसी भाषा में बोला जाता है, जो लोग देहात से वो जानते होंगे। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो है खान पीन एक सादा खान पीन ही है, मतलब शाकाहारी ही हैं मेनली। और दक्षिणी राजस्थान में या कुछ जगह पर मांस का भी सेवन किया जाता है, परंतु मूल रूप से ये मेजॉरिटी में शाकाहारी हैं। वस्त्र आभूषण की बात करें तो पुरुष है वो अंगरखी, धोती, पगड़ी और साफा पहनते हैं। महिलाएं ओढ़नी, घाघरा और कमरबंद, जिसको कुणक्ती भी बोला जाता है अपनी क्षेत्रीय भाषा में, तो आप इसे ध्यान में रखिए। ये कुछ प्रमुख बातें हैं। आगे चलें तो नाता प्रथा है, यानी कि विवाहित स्त्री अन्य पुरुष को भी अपना जो है वर चुन सकती है यदि पूर्व पति को झगड़ा रकम अदा कर दी जाए। तो ये कुछ है नाता प्रथा, तो इसे आप ध्यान में रखिए। मीणा जनजाति में मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर बाल विवाह भी जो है वो बहुत प्रचलित है। आगे मैंने नोट्स में से लिखा है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। धर्मगुरु की बात करें तो वो जैन मुनि मगन सागर हैं, जिन्होंने मीणा पुराण ग्रंथ की रचना की। और मैं आपको बता चुका हूँ कि मीणाओं के ऊपर जो सबसे ज़्यादा शोध किया है तो वो एक जैन मुनि है। 5200 गोत्र इन्होंने बताए हैं, और जो है 24 खाप लगभग इन्होंने बताई है, जो मुझे जितनी जानकारी है। तो इसे आप ध्यान रखिए। मीणाओं का जो प्रयाग है, यानी मीणाओं का जो तीर्थ स्थान है वो कौन सा है? वो है रामेश्वर। और ये कहाँ पर है साहब? ये है सवाई माधोपुर में। यहाँ पर चंबल, बनास और सीप नदी जो है, तीनों का एक त्रिवेणी संगम है नदियों का, तो इसे आप ध्यान में रखिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। भगवान परशुराम की जो कर्मस्थली से ज़्यादा उसे तपोस्थली कहना ज़्यादा उचित होगा। परशुराम जी की तपोस्थली भी इसी स्थान पर है। कहा जाता है कि मात्र हत्या के बाद में उस पीड़ा से, उस कुंठा से ऊपर उठने के लिए उन्होंने यहाँ पर साधना की थी इन त्रिवेणी नदियों के संगम पर, और यहीं पर उन्हें शांति मिली थी, जिसके बाद में उन्होंने चिरकाल तक मतलब धर्म की सेवा की थी। तो आप इसे ध्यान में रखिए। ये कुछ प्रमुख बातें हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम देखते हैं। राजस्थान की मीणा जनजाति में देहात क्षेत्र में बाल विवाह प्रचलित है। मीणाओं में शरीर पर गुदवाने का रिवाज भी है, और स्त्री पुरुष में समान रूप से पाया जाता है। आदिवासी मीणा जंगल में अपने घर बनाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? माव से कहा जाता है।
और अनाज संग्रह में बनाई गई कोठियाँ ओबरी कहलाती हैं। ठीक है। मृत्यु के शव को जलाने की प्रथा है। मृत्यु के 12वें दिन मौसर किया जाता है। मौसर किसे बोलते हैं? मृत्यु भोज को बोलते हैं। अब काफ़ी लोग इसको सामाजिक कुरीति के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन ये एक रिचुअल है जो चलती आ रही है और इसके ऊपर गरीब लोग भी बहुत अपना जो आर्थिक संसाधन है उसे खर्च करते हैं, तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। एक और एस्पेक्ट है, यह आप जरूर याद करें क्योंकि कभी टफ क्वेश्चन बनाया तो आपसे पूछा जा सकता है। इसे मैं इम्पोर्टेंट टिक कर देता हूँ। विख्यात लेखक हर्बर्ट रेसले मीणा को द्रविड़ जाति का बताया है। हमने भीलों में पढ़ा था रोने का, जिन्होंने अपने जितनी भी एक किताब लिखी थी वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, उसमें भीलों का मूल स्थान मारवाड़ बताया था। इसके अतिरिक्त हमने डीएम मजूमदार और कुछ इसी तरह की कुछ फैक्ट पढ़े थे, तो उन्हें आप याद रखिए, वो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो मीणाओं के बारे में जो मुख्य बात है वो यही है। और एक दो बातें जो मैं आपको बता दूं, तो देखिए भूरिया बाबा जो हमने पढ़ा था, इनका जो मेला है प्रतिवर्ष वो गौतम ऋषि मेला सिरोही में भरता है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए धार्मिक आस्था भूरिया बाबा, तो भूरिया बाबा जो हमने देखा था यहाँ पर, तो इनका जो मेला है वो किस नाम से? गौतम ऋषि मेला नाम से। कहाँ पर भरता है ये? इनके जो स्थान है सिरोही, वहाँ पर भरता है। तो ये आराध्य देव हैं भूरिया बाबा। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं जिन्हें आप ध्यान में रखिए। और इसके अतिरिक्त जो 2% चीज़ें या फैक्ट जो भी हैं इनके बारे में, मीणा जनजाति के बारे में, उसे हम क्वेश्चन सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, तो उन्हें हम देखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब जो अगली हमारी जनजाति है वो है सहरिया जनजाति। अब सहरिया जनजाति के बारे में सबसे पहले हम बेसिक जो शब्दावली है उसे कवर करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए बेसिक अगर कवर हो गया तो आपकी जो फतेह है, आधी जीत आपकी वहीं दर्ज हो जाती है। ठीक है। सहरिया जनजाति का जो क्षेत्र है वो 12 जिले में है मुख्यतः। बिल्कुल। तो 12 में 2 तहसील हैं। कौन कौन सी? एक तो है आपकी किशनगंज, ध्यान रखिए। किशनगढ़ एक अजमेर में अलग है, ये किशनगंज है। और एक है साहब आपकी शाहाबाद। इन 2 तहसीलों में जो सीमा आपकी एमपी से लगी हुई है, वहाँ पर है जो ये जो सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो शाहाबाद और किशनगंज तहसीलें, और मध्य प्रदेश में मुरैना, ग्वालियर, गुना, दतिया, शिवपुरी, ये मुख्य जो चंबल का क्षेत्र है, यहाँ पर जो है सहरिया जनजाति पाई जाती है। और पिछड़े हुए हैं काफ़ी, अभी बहुत ही भोले भाले, सहज और निश्चल और कई अंधविश्वास और रूढ़ियों में, आस्था में विश्वास रखने वाले अभी ये पिछड़ा हुआ समाज है। और इनकी जो प्रमुख बात है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक आदिम जनजाति समूह है। भारत सरकार ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, आप अगर जानकारी रखते हो तो 75 ऐसी प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के रूप में उनको नामांकित किया है। तो भारत सरकार द्वारा राज्य में एकमात्र घोषित जनजाति है जो आदिम जनजाति समूह, यानी इन 75 जनजातियों में सहरिया जनजाति का नाम है। तो इनका क्या है कि अभी लोग पिछड़े हुए हैं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, और जो अंधविश्वास है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। लोग रूढ़िवादी भी हैं। जाहिर सी बात है, जब समाज मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाता तो इस तरह की जो कुरीतियाँ हैं वो भी पनपती हैं, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर। तो ये आदिम जनजाति समूह। अब एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिए यहाँ तैयार हो गया, निम्न में से किस जनजाति को राजस्थान में आदिम जनजाति समूह घोषित किया गया है? तो यहाँ पर जो है, अगर आप जानकारी रखते होंगे तो आपको ये फैक्ट काम में आएगा। तो ये सहरिया जनजाति है। ठीक है। अब कुछ शब्दावली हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो शहरिया शब्द की उत्पत्ति, शहर और इया, देखिए 2 शब्द हैं यहाँ पर। शहरिया शब्द का हम अवलोकन कर रहे हैं। तो शहरिया शब्द की जो वो है उत्पत्ति, वो शहर और इया से हुई है। अगर हम इनको ढंग से देखें तो ये तो एक फारसी शब्द है, देखिए। ठीक है। और इसमें जो है एक प्रत्यय पीछे लगा है इया। तो जैसे मोहनपुरिया, जयपुरिया, इस तरह से होता है ना, कानपुरिया, तो वो ही निवासी के रूप में है। तो शहर का मतलब होता है जंगल, और निवासी का मतलब होता है जहाँ पर आपका स्थायी निवास है। तो इस
से इसका मतलब क्या हो गया कि जो जंगल में निवास करता है, ठीक है, जंगल में निवास करने वाले लोग। तो वर्तमान में भी ये कुछ मिश्रित बस्तियों के रूप में गांव या गांव से बसे हुए, जैसे कुछ को पुरा बोला जाता है या बस्ती, कच्ची बस्ती बोला जाता है, तो उसमें शहरीय परिवार निवास करते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिए। और इनके बारे में एक छोटी सी शब्दावली और है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे शहरियाओं की बस्ती को जैसे हमने पाल और फला पढ़ा था, अगर भील आपको याद हो, तो यहाँ पर जो इनकी बस्ती होती है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है शहरराना। और बस्तियों का समूह यानी कि गांव जब तैयार हो जाता है तो उसे बोला जाता है शहरोल। ठीक है, ये 2 शब्दावलियाँ मैं 2-3 बार आपको और बता दूंगा, फिलहाल आप यहाँ पर इन्हें याद में रखिए। तो फ्रेंड्स, जंगल यानी कि यही इनके आजीविका का भी साधन है। लकड़ी और वन उत्पादों को क्रय विक्रय करना, कुछ जंगली फलों की प्रजातियां हैं उनसे ही अपना गुजारा करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। शिकार में भी ये लोग बहुत निपुण होते हैं, क्योंकि जिनका जीवन ही जंगल है तो शिकार पर उनकी जो वो है महारत वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो जंगली फल और वन उपजों को संग्रह कर काम में लेते हैं और अनाज के बदले बेच भी देते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जंगली जीवन, फल और वन उत्पाद। जो अगर हम आजीविका की बात करें तो ये है। एक शब्द है कुशीला, जो एग्ज़ाम में मतलब अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जाएगा। जैसे हमने ओबरी पढ़ा था, अगर आपको याद हो अभी मीणा में, कि जो अनाज संग्रह हेतु बनाई गई बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं तो वो है। और इस तरह से यहाँ पर घरेलू सामान सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी गोबर से बनी सुंदर कलाकृतियाँ क्या कहलाती हैं, कुशीला कहलाती हैं। प्लीज़ इसे आप इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए। आगे देखते हैं धार्मिक आस्था। अब धार्मिक आस्था जो है वो कुल देवी इनकी कोडिया देवी है, जो मैंने आपको आगे भी मैं इसके बारे में आपको इसका एक छोटा सा वो दूंगा संदर्भ। तो शहरिया परिवार की जो कुल देवी है वो कोडिया देवी है। और तेजाजी भी इनके प्रिय लोक देवताओं में से एक है, और जिनका चबूतरा आपको मतलब इनके जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर हर घर के आगे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये भी है। और भैरव बाबा हैं जो हर जगह पर हर जनजाति में पाए जाते हैं। आजकल ये प्रमुख ग्रामीण लोक देवता हैं भैरव जी, तो ये भी इनके प्रमुख सामुदायिक देवता हैं, समुदाय के देवता हैं। माताओं की बात करें तो फ्रेंड्स, ये काली माता को भी मानते हैं और दुर्गा माता को भी कई रूपों में कई विशेष तरीकों से मानते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिए, ये प्रश्न आपके सामने कभी भी आ सकते हैं। इसे भी आप इम्पोर्टेंट टिक कीजिए। धारी संस्कार। धारी संस्कार देखिए क्या है, मृत्यु के तीसरे दिन, और ये सिर्फ शहरियाओं में नहीं है, ये हर जगह पर है। ये हमारे समाज में भी है, आपके समाज में भी है, जो जनजाति नहीं है उनमें भी है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की अस्थियां और राख एकत्रित करके आंगन में मतलब उन्हें ढक करके बिछा दिया जाता है और फिर उसे अगले दिन देखा जाता है। तो राख में जिस प्रकार का जो चित्र अंकित होता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये सारी चीज़ें पदचिन्ह जिस तरह से बनते हैं, मृतक उसी योनि में पुनर्जन्म लेता है। तो आकृति देखने के बाद अस्थियों और राख को सीताबाड़ी में स्थित जो बाणगंगा नदी है, कपिल धारा है, उसमें प्रवाहित कर दिया जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो धारी संस्कार के नाम से जानी जाती है। इसे इम्पोर्टेंट टिक कीजिए। और इसमें बहुत आपसे कठिन नहीं पूछेगा, आपसे इतना ही पूछेगा कि धारी संस्कार किस जनजाति से है। तो ये धारी संस्कार है, तो आप इसे सहरिया कैसे भी याद रखें। सहरिया किसी भी तरह से जो भी आप अपना तुकबंदी कोड बनाना चाहें तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रमुख तीर्थ स्थल ये है केलवाड़ा और सीताबाड़ी। ठीक है, ये अगर आप 12 में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इनकी काफ़ी जो धार्मिक स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, इनके लिए विशेष रूप से सहरिया जनजाति के लिए तो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इसे ध्यान में रखिए। तो वाल्मीकि आश्रम और वाल्मीकि मंदिर वहाँ पर है, और ये सबसे बड़ा शहरियों का जो है तीर्थ स्थल माना जाता है। ये लोग वाल्मीकि थे, यानी कि जहाँ पर जिन्होंने रामायण लिखी थी, और माँ सीता जिनके आश्रम में रही थी। लव और कुश 2 बेटों को उन्होंने उन्हीं के आश्रम में जन्म दिया था। तो महर्षि वाल्मीकि को ये अपना आदिम गुरु मानते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। ये कुछ और मूलभूत छोटी मोटी बातें हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और फैक्ट देखें तो विवाहित स्त्रियां
एक विशेष वस्त्र धारण करती है जिसे क्या बोला जाता है, जिसे रेजा बोला जाता है। सहरिया समुदाय में नृत्य के कार्यक्रमों में पुरुष और महिलाएं साथ साथ नृत्य नहीं करती हैं, तो इसे आप ध्यान में रखिए। स्त्रियां गोदना गुदवाने की शौकीन होती हैं लेकिन पुरुष नहीं होते हैं। सहरिया मृतक का श्राद्ध नहीं करते हैं। सहरिया जनजाति में दहेज प्रथा प्रचलित नहीं है। और मैंने आपको बताया ना हो लेकिन आप जानते हैं कि मीणा जनजाति में दहेज प्रथा प्रचलित है, ठीक है, अनिवार्य रूप से। ब्रज क्षेत्र की भांति सहरिया समाज में लठमार होली की प्रधानता है। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसे भी आप इंपॉर्टेंट टिक कीजिए। अब आप बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड से अगर थोड़ा सा भी देखेंगे मैंने किन किन चीज़ों को टिक करवाया है और वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, तो आप उन्हें ध्यान में रखना, क्योंकि मैंने टिक केवल और केवल 5% चीज़ों को कराया, तो आप उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुकमार्क करके पढ़िएगा। सहरिया समाज में बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है और विधवा विवाह का भी प्रचलन है। देखिए, विधवा विवाह का भी प्रचलन है। विधवा स्त्री सामान्यतः अपने देवर के साथ या उसके तैयार नहीं होने पर समुदाय के किसी अन्य पुरुष के साथ भी विवाह कर सकती है। तो ये कुछ छोटी छोटी मूलभूत बातें हैं जिन्हें आप ध्यान में रखिए। इस जनजाति में बच्चों के मुंडन संस्कार भी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त थोड़ी बहुत और बातें हैं, जैसे कि एक हीड़ है जो लोक कला है, यानी कि जो दिवाली पर एक हीड़ गाना गाने की परंपरा होती है और उसमें मिट्टी के बने हुए दिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के गीतों के साथ में गा कर के रखे जाते हैं पूरे अपने गांव के जितने पड़ोसी परिवार होते हैं उनके आगे पीछे, तो वो भी प्रमुख है, तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। और मुख्य बात इनके बारे में मैं आपको अगर वेशभूषा में जाना चाहूँ तो वेशभूषा वही है जो आमतौर पर एक जनजाति की होती है। पुरुष लोग अंगरखी रखते हैं और धोती पहनते हैं, एक अमोछा जिसे बोला जाता है यानी कि गमछा जिसे बोला जाता है, एक तौलिया टाइप आप उसे ध्यान में रख सकते हैं, एक साफा भी होता है। इसके अतिरिक्त पुरुष कानों में बालियाँ पहनते हैं, आज भी पहनते हैं, और ताबीज़ रखना, हाथों की कलाई में भी वो कड़ा धारण करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं। महिलाएं भी जो उनका साधारण है, जैसे वो लुगड़ी, घाघरा और सलूका जैसे कब्जा बोला जाता है, साड़ी भी पहनी जाती है। तो वे कुछ मूलभूत बातें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने नोट्स में भी उन्हें शामिल नहीं किया। लेकिन आप थोड़ा सा अगर वीडियो को देखोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और 2-3 चीज़ें मैं आपको और बताना चाहूँ इसी तरह से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए एक उसके लिए कि भाई हमने छोड़ा कुछ भी नहीं है। जैसे कि सहरिया समाज में जो परंपरागत विवाह हैं उनका प्रचलन है, और पटेल जो होते हैं, सहराने के पटेल, जो मैंने आपको बताया कि एक बस्ती का जो मुखिया होता है उसे सहराना बोलते हैं, वो विवाह की रस्मों को पूरा करता है। और सहरिया में पर्दा प्रथा जो है वो प्रचलित है, अन्य जनजातियों में भी है, लेकिन घर से बाहर, यानी अगर आप घर से बाहर हैं तो आपको पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा सहरिया जनजाति में नियम है। और इसके अतिरिक्त जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें लड़की का जो अधिकार है वो सहरिया जनजाति में माँ बाप द्वारा पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं, इस तरह की चीज़ें हैं जिन्हें आप ध्यान में रखिए। और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, तो आप उन्हें इम्पोर्टेंट रखिएगा। बाकी 2% चीज़ें हैं उन्हें हम क्वेश्चन फॉर्मेट में करेंगे, जो मैं हर जनजाति में छोड़ रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन के लिए आपको एक अलग अप्रोच, एक नया वो देखने को मिले। चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारी अगली जनजाति है वो है गरासिया। तो सबसे पहले मैं यही बता दूं कि मीणा थे सबसे ज़्यादा संख्या में राजस्थान में, अगर हम जनजाति विशेष की बात करें। फिर भील थे, तो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है वो है गरासिया। और गरासियाओं का जो मूल स्थान है वो आबू रोड का भाकड़ क्षेत्र कहलाता है। तो एक बार आप इसे देख लीजिए, जैसे कि मैंने आपको मैप में बना करके बताया है। तो सिरोही, अगर आप यहाँ पर देखें, ये है आपका सिरोही, आबू रोड और पिंडवाड़ा जो तहसीलें में यही है। आबू रोड का जो भाकड़ क्षेत्र है ये इनका मूल स्थान माना जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखिए।
आबू रोड का भाखड़ क्षेत्र, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो गरासियों का जो मूल स्थान है वो आबू रोड का भाखड़ क्षेत्र कहलाता है और पिंडवाड़ा तहसील है। और उदयपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गोगुंदा और कोटड़ा तहसील प्रमुख हैं। पाली आपका एरिया पाली में बाली तहसील है, वहाँ पर गरासियों की अच्छी खासी तादाद मानी जाती है। तो मैंने आपको बता दी मूल स्थान। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने गरासियों की उत्पत्ति को गवास शब्द से माना है और गवास का जो अभिप्राय है वो होता है सर्वेंट, ठीक है, यानी नौकर। तो आप इसे ध्यान रखिए। गरासियों के बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी ये दे दूं कि अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक मूल्य और जो ये है ना, जैसे जीवन यापन के तौर तरीके, विशिष्ट सांस्कृतिक मूल्य और जीवन यापन की जितनी भी टेक्निक्स हैं, यानी दिनचर्या के जो हिस्से हैं, पुरातन परंपराएं हैं या फिर अनूठे रीति रिवाज हैं, ये सब रंग बिरंगे और चटकीले परिधान और विविध जो धार्मिक मान्यताएं, सबसे बड़ी तो यही है, देखिए धार्मिक मान्यता, इनके कारण मतलब जो राज्य की जितनी भी जनजाति हैं वो सभी से ये अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। तो अपन इन सारी चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। तो देखिए पवित्र स्थान की अगर बात करें तो वो है नक्की झील। और नक्की झील के बारे में आपको पता है कि देवताओं ने नाखूनों से खुरच के इसका निर्माण किया है आबू में, ऐसी एक पौराणिक कथा है। तो इसे आप ध्यान रखिए। और अन्य धार्मिक मेले भी हैं, जैसे कोटेश्वर का मेला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नक्की झील आपको पता होना चाहिए। तो कोटेश्वर का मेला है, एक चेतर विचित्र मेला है। इसके अलावा अगर वैशाख में जो कृष्ण पंचमी पर लगता है सियाणा गांव में, गणगौर मेला है। ये सब पाली और इसी क्षेत्र में बसे हुए हैं, ठीक है, तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा और भी अन्य कई मेले लगते हैं लेकिन ये इम्पोर्टेंट हैं जो हैं, ज़्यादातर एग्जाम में तो पूछे नहीं गए लेकिन फिर भी आप नक्की झील जरूर याद रखिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं। कुछ वैवाहिक प्रथाएं दी हुई हैं। तो वैवाहिक प्रथाओं में अगर हम गरासियों की मुख्यतः बात करें तो मोरबंदिया विवाह है, तारणा विवाह है और पहरावना विवाह है। तो तारणा को ताड़ना भी बोलते हैं, ये भी इसका दूसरा नाम है। तो देखिए मोरबंदिया विवाह तो ब्रह्म विवाह होता है, जैसे कि नॉर्मल विवाह होते हैं कि पंडित की उपस्थिति में वर वधू को एक यज्ञ हवन होती है, जो चवरी होती है, उसके फेरे लेने पड़ते हैं, तो उसे ही मोरबंदिया विवाह बोलते हैं, यानी कि एक तरह का सामान्य विवाह है जैसे कि आमतौर पर होते हैं। अब तारणा विवाह में क्या होता है कि वर पक्ष द्वारा जो इनका समाज के जितने भी पंच हैं या मुखिया होते हैं, बड़े बड़े जो समाज के प्रतिनिधि लोग होते हैं, उनको एक ये वैवाहिक भेंट दे देते हैं। फिर अपनी पसंद की किसी भी कन्या को घर पर ले आते हैं ब्याह करके। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है, इसमें कोई भी रीति रिवाज, रस्म और सौगात नहीं होती है। बस इसमें ये वैवाहिक भेंट देने का मतलब है कि आप अपनी पसंद की किसी भी कन्या को चुन सकते हैं। तो इसमें वर का पूरा परिवार होता है उसके साथ में। तो इस तरह से ये भी नियमों के तहत ही होता है पूरा काम। एक है पहरावना विवाह। पहरावना विवाह में ये विवाह सिर्फ फेरे लेने से, यानी कि मात्र 7 फेरे लेने से पूरा हो जाता है। इसमें ब्राह्मण की अनुपस्थिति नहीं होती, ध्यान रखिए। बस इसमें यही बातें हैं। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि मोरबंदिया विवाह किस जनजाति से संबंधित है, या तारणा विवाह, पहरावना विवाह, तो आपको गरासिया नाम याद रखना है। चलते हैं आगे। कांधिया और मेघ ये दोनों एक ही शब्द हैं। तो गरासिया समुदाय में मृत्यु भोज को कांधिया या मेघ कहा जाता है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। जिसे कहीं मौसर कहा जाता है, भील और आदिवासी में मीणाओं में जैसे कि जो प्रथाएं चल रही हैं। अंतिम संस्कार देखिए कैसे होता है। गरासियों में मृतक का अंतिम संस्कार 12वें दिन होता है और उसकी स्मृति में एक स्मारक बनाया जाता है जिसे हूरे बोलते हैं। तो आप ये हूरे को याद रखिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। धार्मिक आस्था की मैं बात करूँ तो शिव, भैरव और दुर्गा के ये क्या होते हैं, उपासक होते हैं गरासिया लोग। इसके अतिरिक्त अगर ये त्योहारों की मैं अगर आपको बताऊं, उनके बारे में जानकारी दूं, तो जब देव सोते हैं और देव उठते हैं तो ये भी उन चीज़ों को फॉलो करते हैं और आखा तीज पर अपने जो त्यौहार हैं उनको हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। अब भील गरासिया और गमेती गरासिया ये 2 शब्द भी गरासियों में मतलब बहुत ज़्यादा चर्चित हैं जब हम ये जनजातियों का अध्ययन करते हैं गरासिया का।
तो देखिए, जब गरासिया पुरुष और भील स्त्री आपस में विवाह करते हैं तो आने वाली जो उनकी ऐसा परिवार बनता है उसको भील गरासिया कहा जाता है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। और वही बात है गमेती गरासिया में भी, जब भील पुरुष हो और गरासिया स्त्री हो तो ऐसा परिवार क्या कहलाता है? गमेती गरासिया कहलाता है। तो इसको याद रखने का तरीका यही है कि भील गरासिया में गरासिया जैसे वो जब भी बनेगा जब वो भील स्त्री से शादी करेगा, आप इसे रट सकते हैं, ठीक है। और गमेती गरासिया में कोई भी गरासिया स्त्री जब किसी भील पुरुष से शादी करेगी तभी बनेगी, ठीक है, गमेती गरासिया। तो ये परिवार के ऊपर है, तो इस पर ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, पर बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो प्रथाएं हैं ये विवाह की जो संतति होती हैं उससे ही जुड़ी हुई हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। आजीविका की अगर हम बात करें तो ये कृषि और पशुपालन इनका प्रमुख आजीविका का स्रोत है। समाज में बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है अभी भी, ये अपनी जो रूढ़िवादी परंपराओं से ही जी रहे हैं। जैसे मीणा जनजाति अपनी सामाजिक और उसको एक पुरानी अंधविश्वास और रूढ़ियों को भेद कर बाहर निकला है, वैसे इन जनजातियों ने इतना विकास नहीं किया। वैसे ही मोर को अपना प्रिय मानते हैं, तो आप ध्यान रखिए। और काफ़ी जगह मोर को मांस को खाने का प्रचलन भी है। तो ये सारी बातें जैसे कि बड़ी बड़ी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई हैं वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इनके बारे में किसी को भी जो नॉलेज है वो सिर्फ पढ़कर ही है, क्योंकि गरासिया कभी किसी ने देखे तो है नहीं ऐसे बहुत ज़्यादा, और जो हैं भी हैं वो समाज में अब सब इसी तरह से रह रहे हैं जैसे कि आप भौतिकवाद के युग में सब लोग बंटन के रहते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। गरासिया घरों में आटे की चक्की को घेंटी बोलते हैं। ये प्रश्न आपसे पुलिस और पटवार जैसी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा चांस है कि आपसे पूछा जा सकता है, घेंटी, ठीक है। अनाज भंडारण करने की कोठियों को सोहरी कहते हैं। जैसे मीणाओं में मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था ओबरी बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर सोहरी बोला जाता है, तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। और नृत्यों की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, नृत्य यहाँ पर वालर, लूर, कूद, मांदल, गौर, जवारा और मोरिया है। तो आप इसमें वालर नृत्य को थोड़ा सा अच्छे से कर सकते हो। और वालर नृत्य को जो गरासिया समुदाय है उसे गरासियों का घूमर भी कहा जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और एक कूद नृत्य होता है, ये बिना वाद्य यंत्र के होता है, ध्यान रखिए। वालर में देखिए महिलाएं और पुरुष यानी मेल और फीमेल दोनों हिस्सा लेते हैं और अर्धव्रत का निर्माण करते हैं। आधे पुरुष होते हैं और आधी महिला होती हैं और वो आपस में इस तरह से घूमते हैं। तो उनकी स्थिति इस तरह से देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। और ये भी बिना वाद्य के मतलब किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें गीत अत्यंत लयात्मक होते हैं और बाहर के वृत्त में पुरुष और अंदर के वृत्त में महिलाएं नृत्य करती हैं। तो ये पद संचालन की एकाग्रता देखने का जो इसमें वो होता है, बड़ा ही अच्छा दृश्य होता है, तो इसे आप ध्यान रखिए। और आपको सारे नृत्य वैसे मैंने नृत्य में बहुत अच्छी तरह से करवाए हैं, सबके वीडियो विजुअल भी डाले हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आर्ट एंड कल्चर की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आप उसमें से जाके देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से कराया हुआ है। जनजातियों के स्तर पर आपको वालर और कूद के अलावा ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखिए कि ये नृत्य गरासिया जनजाति से संबंधित हैं, ठीक है। अब इसमें जो मुख्य बातें थी वो तो यही थी। अब प्रश्नों के स्तर पर हम कुछ और बातें हैं जिनका अध्ययन कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था भील में और मीणा में कुछ मैंने आपको टाइप्स बताई थी। जैसे वहाँ घरों को फला कहा जाता है, बस्ती और उनके गांवों को पाल कहा जाता है। तो ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी थी। तो ऐसी तरह से जो गरासियों के घर हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, ना ये एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, लेकिन फिर भी क्या है कि कोर्स को पूरा 0 से 360 डिग्री फैक्ट और कंसेप्ट को साथ लेके चलना है, तभी हमारी जीत है वो संभव होगी। और फिर इन चीज़ों से कॉन्फिडेंस रहता है एग्ज़ाम में। तो घर को घेर कह देते हैं गरासिया लोग, ठीक है। और गांव की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, जैसे फला होती है, बस्ती को बोलते हैं एक मोहल्ले को, तो उसे यहाँ पर फालिया कहते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिए। और गरासिया लोग जो हैं अपना रंग बिरंगे परिधान पहनने में, चटकीले भड़कीले ऐसे कपड़े पहनने के बहुत शौकीन होते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और पंचायत को यहाँ पर पालवी कहा जाता है, जो भीलों में है उसी तरह से पालवी है। एक उसके अलावा एक नाम सहलोत भी है गरासियों में, ठीक है। तो ये क्या, जो पंचायत का मुखिया होता है, पंचायत मुखिया, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। और विशेष इसमें कुछ ज़्यादा बातें है नहीं है। मैंने आपको इनका एक पवित्र स्थान बताया था,
आप यहाँ पर देखिए इसे, तो नक्की झील है, यहाँ पर ही ये अपने जो मृतक परिजन होते हैं उनका अस्थि विसर्जन करते हैं। ये इसके बारे में प्रमुख बातें हैं। और मोर को ये आदर्श पक्षी, अपना आदर्श वो मानते हैं जीव, तो इसे भी आप ध्यान रखिए। और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और गरासियों की अगर मैं पारिवारिक व्यवस्था की बात करूं तो परिवार जो व्यवस्था है इनकी वो एकाकी परिवार है, यानी कि विवाह के उपरांत अगली पीढ़ी एक अन्य जगह पर जाकर बस जाती है। और परिवार कैसे होते हैं? पितृसत्तात्मक होते हैं, ठीक है। और पिता परिवार का मुखिया होता है। और गरासियों की जो भाषा है, जैसे कि मैंने आपको मैप में बताया था कि गुजरात से सटे हुए जिलों से है, तो ये गुजराती, भीली, मेवाड़ी और मारवाड़ी का मिश्रण होती है, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिए। वैसे इसमें कोई विशेष वो एस्पेक्ट तो है नहीं, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आप इसे ध्यान रख सकते हैं। और इसके अलावा एक सामान्य प्रथा आठा साठा, जो मैंने आपको पहले पढ़ा दी है पिछली जनजातियों में, ये आठा साठा हर जगह प्रचलित है, देखिए। और होता ऐसा है कि जिस घर में आपने अपनी बेटी को ब्याह करके भेजा है, आप उस घर की जो बेटी है उसको भी अपने घर में बहू बनाकर ला सकते हैं, ठीक है। यही आटा साटा है। यदि आपके घर में एक कुंवारा बेटा और एक कुंवारी बेटी है तो, और सामने वाले घर में भी यही परिस्थितियां हैं, तो बच्चों के अदला बदली करके रिश्ते किए जा सकते हैं। ये इसकी प्रमुख बातें हैं। और गरासिया लोगों का एक सहकारी संस्था है हेलरू, थोड़ा सा इसे आप इम्पोर्टेंट में कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए। बाकी चीज़ें तो बहुत सामान्य सी हैं, वो याद ना हो जब भी चल जाएगा। तो ये गरासिया समाज की एक सहकारी संस्था है, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखिए। अगली जो जनजाति हम पढ़ रहे हैं वो है कथौड़ी जनजाति। तो कथौड़ी जनजाति के बारे में पहले तो मैं आपको इसकी जो आवास है इनका वो बता दूं कि कथौड़ी जो लोग हैं ये मूल निवासी हैं महाराष्ट्र के। और राजस्थान उदयपुर में जो कोटड़ा, झाड़ोल, सरड़ा पंचायत समिति है वो इनका मूल स्थान माना जाता है। खैर वृक्ष से कत्था बनाने में निपुण होने के कारण इस जनजाति का नाम कथौड़ी पड़ा है। तो आप ये उदयपुर की जो स्थिति है ये मैंने मैप में बहुत अच्छे से वो डिनोट की है, आप इसे देख सकते हैं। यहीं पर कथौड़ी का मूल स्थान है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैप में से आपसे पूछा जा सकता है जहाँ पर आपको 4 जनजातियों के नाम दे देगा और एक मैप में स्थिति में 1 2 3 4 करके दे देगा। अब आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि कौन सी नंबर की जो स्थिति है वो कौन सी जनजाति को मैच करती है। तो आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो उदयपुर के कुछ जो कथ्या व्यापारी हैं वो इन जनजातियों को महाराष्ट्र से लेकर के आ गए थे और यहाँ इन्हें बसाया था। इसी के नाम इनका नाम, इसी कारण जो इसका नाम है वो कथौड़ी पड़ गया, ठीक है ना। तो वर्तमान में वृक्षों की जो अंधाधुंध कटाई हुई है और पर्यावरण दृष्टि से जो राज्य सरकार ने फिर इस पर जो सख्ती बरती है, तो इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाल है। और ये अब जंगल से चोरी छुपे लकड़ियाँ चुरा कर बेचने का काम करते हैं और जो छोटी मोटी जैसे बांस है, महुआ है, शहद है या गोंद, कोयला है, इस तरह की चीज़ों को बेच कर ये अपना गुजारा चलाते हैं। तो फ्रेंड्स, इनका जो आर्थिक है और जो शैक्षिक स्तर है वो बहुत कमज़ोर है, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। ये जंगल और पहाड़ों में रहने वाली ऐसी जनजाति हैं जो अस्थायी और घुमंतु रूप से ही मतलब अपना भरण पोषण करती है। तो देख लेते हैं जो छोटी मोटी बातें लिखी हुई हैं। खोलरा है, खोलरा कथौड़ी जनजाति के घर होते हैं जो बहुत ही सामान्य है, जैसे कि घास, फूस, पत्ते और बांस की झोंपड़ी से बने होते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। और परिवार आत्म केंद्रित होता है। इसमें भी गरासियों की तरह व्यक्ति शादी होने के बाद में अगली पीढ़ी एक अन्य स्थान पर जाके बसती है, मूल परिवार से अलग हो जाती है। और नायक कथौड़ी समाज के मुखिया को कहा जाता है। स्त्रियां मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती हैं वो फड़का कहलाता है। देखिए मराठी, अब आप इसे लिंक कर सकते हैं, महाराष्ट्र से इस जनजाति को लेकर आए हैं जो उदयपुर के कथ्या व्यापारी हैं। तो इसीलिए महाराष्ट्र में जो मराठी एक संस्कृति है,
तो वही कल्चर इनमें भी देखने को मिलती है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। आजीविका की बात करें तो मछली पकड़ना, कृषि करना, सड़क कूटना, मकान बनाना, इस तरह के जो श्रमिक पेशेवर कार्य हैं ये उन्हीं से ही जुड़े हुए हैं। और इनकी एक कथोड़ी जनजाति की विशेष बात यह है कि ये अपने जो दैनिक आहार होता है उसमें मांस सेवन तो करते ही हैं, लेकिन ये दूध का सेवन नहीं करते, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। बाकी तो जो भी इस तरह के लोग हैं, मक्का, ज्वार, बंटी और जो प्याज है, रोटी है, इन्हीं का ही अपना भरण पोषण करके अपना जीवन यापन करते हैं। और चावल भी इनको काफ़ी मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। धार्मिक आस्था की बात करें तो ये शक्ति के उपासक हैं, और डूंगर देव, वाद्य देव, गाम देव जो इनके अपने क्षेत्र में, अपने समाज में कहे जाने वाले देवी देवता हैं, उनकी इनमें मान्यता पाई जाती है। और पेय पदार्थों में दूध का प्रयोग नहीं होता, मैं आपको बता चुका हूँ। विवाह में दापा प्रथा और विधवा विवाह प्रथा जो है वो प्रचलित है, और मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ। महिलाएं द्वारा पुरुषों के साथ बैठकर शराब पी जाती है, ये एक थोड़ी सी अलग बात है, यूनिक बात है, ध्यान रखिए। नृत्यों के बारे में मैंने आपको बताया है, नृत्य में भी यहाँ पर आप फिर से देखिए, मावलिया और होली नृत्य कथोड़ी जनजाति का प्रमुख है। मावलिया नृत्य जो है नवरात्रा में केवल पुरुषों द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और ये 10-12 पुरुषों का एक ग्रुप होता है जिसको अपने ताल पर बांसुरी है, गोल गोल घूमते हुए ढोलक, टापरा, बांसुरी, इनकी ताल पर इस नृत्य को करते हैं। होली नृत्य में क्या होता है, जो कथोड़ी स्त्रियां होती हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर होली के अवसर पर ही इसे 10-12 के ग्रुप में करती हैं, और ये भी 5 दिन तक चलता है। जैसे नवरात्रा का 9 दिन तक चलता है, इसी तरह से ये 5 दिन तक चलता है। और इस नृत्य के दौरान वो इस तरह से पिरामिड, एक दूसरे के ऊपर खड़े होकर पिरामिड भी बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर खड़े होकर पिरामिड बनाते हैं, जो हम काफ़ी बार जैसे मटकी फोड़ कार्यक्रम होता है जन्माष्टमी में, तो अभी देखते हैं इस तरह से लोग आपस में झुंड बना करके मटकी जो लटकी रहती है उसको फोड़ने का कार्य करते हैं। तो पिरामिड उसमें बन ही जाता है, तो आप ध्यान रखिए इसे। और कथोड़ी, जैसे कि मैं आपको और कुछ विशेष बातें बताऊं, तो ये प्रकृति पर आश्रित है। ठीक है, और पुनर्जन्म को बहुत ज़्यादा, ये कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है, और इसको ये मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मृत्यु भोज जैसे कि मीणा जनजाति में और अन्य जनजातियों में प्रचलित है, इस तरह से यहाँ पर भी मृत्यु भोज प्रचलित है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर भी जैसे टापरा, जो बांस से बना हुआ 2 फीट लंबा एक वाद्य यंत्र होता है, वो बजाया जाता है इस मावलिया नृत्य में। ठीक है, ये सब वाद्य यंत्रों में हमने आपको बताई हैं चीज़ें अच्छी तरह, बाकी विशेष इनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। कुछ एक कीवर्ड आपको याद रखने हैं। चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो कंजर जनजाति है। बहुत ही छोटी सी मूलभूत बातें हैं, बहुत ज़्यादा विशेष कुछ नहीं है। तो ये जो है बेसिकली अपना दक्षिण पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है, यानी कि हाड़ौती क्षेत्र। अगर मैं बात करूँ जिलों के हिसाब से तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो इसमें आते हैं। इसके अतिरिक्त अगर पूर्वी राजस्थान में थोड़ा सा ऊपर चले तो सवाई माधोपुर, यहाँ पर उदयपुर है, इसके अलावा अलवर है, और इसके अलावा अजमेर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ प्रमुख ज़िले हैं जहाँ पर कंजर जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है। वैसे तो ये कमोबेश पूरे राजस्थान में हर ज़िले में फैली हुई है, हर ज़िले में, लेकिन यहाँ पर इनका काफ़ी अच्छी खासी तादाद मानी जाती है। तो कंजर जो उत्पत्ति है वो कानकचार से हुई है। कानकचार या काननचार दोनों ही एक ही शब्द हैं, अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त होते हैं, जिसका अर्थ है जंगल में विचरण करने वाला। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं। तो धार्मिक आस्था की बात करें तो ये हनुमान जी को अपना आराध्य देव मानते हैं। और जैसे कि भील लोगों के लिए हमने पढ़ा था केसरिया नाथ जी का प्याला, वहाँ पर केसर का पानी पी करके वो झूठ नहीं बोलते, ऐसे ही कंजर जाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। इनकी कुल देवी है जोगणिया माता, तो इसे आप ध्यान में रखिए, ये प्रमुख बात है। इसके अतिरिक्त देखिए अब धार्मिक मान्यता जैसे चौथ का बरवाड़ा है, सवाई माधोपुर में है, यहाँ पर भी इनकी धार्मिक आस्था होती है। इसके अलावा
रक्तंद जी का जो माता मंदिर है, रक्तंद माता जी का एक मंदिर है बूंदी में, संतूर एक वहाँ पर स्थान है, वहाँ पर है ये मंदिर। तो वहाँ पर भी इनकी जो है काफ़ी अच्छी खासी तादाद पाई जाती है, मतलब धार्मिक आस्था के रूप में ये वहाँ पर श्रद्धा को लेकर के जाते हैं। कंजर जनजाति की अगर जैसे कि कुल देवी की आप इसे ध्यान में रखिए, जोगणिया माता, ये रेयरली आपसे पूछा जा सकता है, बाकी इसमें कोई विशेष बात नहीं है। एक खोसनी होता है शब्द, यानी कंजर महिलाओं द्वारा कमर में पहने जाने वाला एक वस्त्र होता है। और नृत्य यहाँ पर चक्री और धाकड़ दोनों प्रसिद्ध हैं, जिनमें प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं, ढोलक और मंजीरा। तो इसे आप ध्यान में रखिए। चक्री और धाकड़ नृत्य के बारे में बताऊं तो देखिए, चक्री नृत्य वही है जो मतलब तेज रफ्तार से चक्राकार रूप में नृत्य करना, जिसमें सबसे मोस्ट चीज़ें वो हैं कि एक प्रियतम श्रृंगार किया जाता है, ठीक है, और अपने प्रियतम से श्रृंगार की चीज़ें लाने का अनुरोध करती हैं। तो ये नृत्य जो है हाड़ौती क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और चलती हुई ट्रैफिक पर गाड़ियों में ये हमेशा चलता रहता है, तो आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो और धाकड़ नृत्य की बात करूं तो ये मैंने आपको बताया, झालापाव और बीरा के बीच में एक युद्ध का जो है इसमें विजय की उल्लास की खुशी में से ढाल और फरसा लेकर दो दल बनाकर किया जाता है। तो ये इसमें भी मतलब सभी युद्ध की जो कलाएं हैं, युद्ध में युद्ध की कलाओं का ही वो किया जाता है वर्णन, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और आगे चलें तो कंजर समुदाय अपने मृतक परिजन को गाड़ते हैं और उनके मुंह में थोड़ी सी शराब डालकर उसे श्राद्ध के रूप में तर्पण करते हैं। ये इनके बारे में एक प्रमुख बात है जिसे आप ध्यान में रखिए। और विशेष बात इसमें नहीं है, ये आराध्य देव ये भी एक जनरल बात ही है, इन्हें शायद ही कोई पूछे आपसे, लेकिन ये कानकचार शब्द है, इसे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो शब्द की उत्पत्ति है वो किसी न किसी प्रयोजन से होती है, ठीक है। चलते हैं, इसमें कुछ और छोटे मोटे फैक्ट है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मुखिया को पटेल कहा जाता है। अगर मैंने लिख दिया तो ठीक है, वरना आप फिर से सुन लीजिए। मुखिया है उसको पटेल कहा जाता है, और इसके बारे में विशेष ज़्यादा कुछ है ही नहीं, मतलब बताने के लिए और ज़्यादा समझाने के लिए, यही मूलभूत बातें हैं। अब हम चलते हैं हमारी अगली जनजाति के ऊपर फ्रेंड्स। तो आवास की बात करें, ये है डामोर जनजाति। तो इनके आवास की बात करें तो यहाँ पर आपको मूल स्थान गुजरात है, और राजस्थान में जो गुजरात से सटे हुए ज़िले हैं, यानी कि डूंगरपुर, ये है आपका डूंगरपुर, और फिर है आपका बांसवाड़ा, तो वो नीचे है, और थोड़ी सी ऊपर है उदयपुर। लेकिन जो डूंगरपुर है वहाँ पर लगभग 70.88% यहाँ पर सिमलवाड़ पंचायत है डूंगरपुर में, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा जो है डामोर जनजाति के लोग पाए जाते हैं, और इस पूरे क्षेत्र को डामरिया क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, आप ध्यान में रखिए। डामोर अपनी उत्पत्ति राजपूतों से मानते हैं। इस बात को कौन बोलता है? डामोर ही बोलते हैं कि हम राजपूतों से उत्पन्न हुए हैं। आगे चलें तो मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है, इसे आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा भी ये जनजाति कभी भी जैसे वनों पर आश्रित नहीं रही, वनों पर आश्रित नहीं रही, और सामान्यतः ये जो है गुजरात में भी ये मैदानी क्षेत्र में निवास करते हैं और कृषि के साथ पशुपालन करते हैं, ठीक है। पंचायत के मुखिया को मुखी कहते हैं, गांव की छोटी इकाई फला कहलाती है, और पुरुष भी महिलाओं के समान गहने पहनते हैं। तो ये पॉइंट इसमें थोड़ा सा मिसलेनियस है, तो आप इसे याद रखिए, प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा। और ये जो चीज़ है डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा सीमलवाड़ पंचायत में ये डामर लोग पाए जाते हैं, और इनका मूल स्थान गुजरात है। बस ये दो चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक तो ये और एक ये जो मैंने यहाँ पर टिक लगाया है। इसके अलावा एक चाड़िया को भी आप ध्यान रखिए। डामोर समाज में होली के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम होता है जिसे चाड़िया कहते हैं। और प्रमुख मेलों की बात करें तो छैला बावजी का मेला है। छैला बावजी पंचमहल गुजरात में एक जगह है, वहाँ पर आयोजित होता है। और अगला हम देखें कि ग्यारस की रेवाड़ी मेला, ये भी है जो साहब डूंगरपुर हमारे राजस्थान में ही एक स्थान है, वहाँ पर ये मेला होता है। तो इसमें यही है, परिवार में एकाकी प्रथा है, तो जो पुत्र विवाह कर लेता है वो फिर एक उसकी गृहस्थी की जो बसावट है
वो परिवार की सहमति से अलग स्थान पर कर दी जाती है। और माता पिता होते हैं वो सामान्यतः जो कुंवारा पुत्र होता है, कुंवारा पुत्र उसी के साथ रहना पसंद करते हैं। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिए, छोटे पुत्र के साथ रहना पसंद करते हैं। तो ये कुछ मूलभूत बातें हैं, इन्हें आप ध्यान रखिए। और यहाँ पर जो विवाह या फिर विवाह विच्छेद की जो व्यवस्था है वो भी आम सी है। तो विवाह का जो आधार है वधू मूल्य होता है। अब देखिए ये वधू मूल्य का मतलब क्या है, आप इसे समझिए पहले कि वर पक्ष को लड़की के पिता को, यानी कि जो लड़की वाले होते हैं उन्हें एक मूल्य देना पड़ता है। वर को लड़की के पिता को मूल्य देना पड़ता है, उसे ही हम वधू मूल्य बोलते हैं। और इसी आधार पर विवाह होते हैं। पुरुषों में एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा है, वो भी प्रचलित थी, यानी कि सिर्फ पुरुषों के लिए बहुविवाह मान्य है और ये प्रचलन में है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। मूलभूत बातें यही हैं। नातेदारी प्रथा और तलाक और विधवा विवाह का यहाँ पर प्रचलन है। नातेदारी, तलाक और विधवा विवाह, ये सारी जो मूलभूत बातें हैं जो हर जनजाति में मैंने आपको बताई है, उनका यहाँ पर भी समान रूप से प्रचलन है। और परिवार जो हैं वो पितृसत्तात्मक होते हैं, जहाँ पर क्या है कि जो परिवार का जो मुखिया है, हेड ऑफ फैमिली है, वो कौन होगा, वो जो परिवार का सबसे बड़ा है यानी कि पिता होगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। और कोई इसके बारे में विशेष बात नहीं है। इसी तरह से हम हमारी जो अगली जनजाति है सांसी, उसे भी देख लेते हैं। तो मूल क्षेत्र फ्रेंड्स इनका अगर मैं आपको बताऊं तो ये भरतपुर में है यहाँ पर, और एक आपका अजमेर में है और एक आपका झुंझुनू में है। तो इनकी जो उत्पत्ति है, प्रमुख क्षेत्र आप इसे देख लीजिए। उत्पत्ति मैं बताऊं तो ये सांसमल से ही इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। एक व्यक्ति था सांसमल, उसी से ही इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब एक रस्म होती है कुकड़ी की रस्म। तो विवाह के उपरांत युवती को अपने चरित्र की परीक्षा देनी होती है, इसे ही कुकड़ी की रस्म बोला जाता था। पहले ये कार्य सरकार के सानिध्य में होता था, यानी सरकार के नियमों के अनुदेश में होता था। परंतु अब सरकार ने और कुछ मानवाधिकारों के चलते हुए इस पर रोक लगा दी है। तो अब फिलहाल वर्तमान में ये जो है ये प्रथा मतलब प्रचलन में नहीं है, कानूनी जुर्म है एक तरह का। ठीक है, अगला देखते हैं धार्मिक आस्था। भाकर बाबू जी इनके संरक्षक देवता हैं और ये इन्हें ही अपना जो है एक ईश्वरीय शक्ति के रूप में मानते हैं। और एक प्रश्न आया हुआ है कि जो उपजातियां हैं इनकी बीजा और माला हैं। तो एग्जाम में आपसे यही पूछेगा कि ये दोनों किस जनजाति की उपजातियां हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ पर जो है सांसी जनजाति को टिक करना है, तो इसे आप ध्यान रखिए। विधवा विवाह यहाँ पर फ्रेंड्स प्रचलन में नहीं है। सांसियों में केवल नारियल के गोले के आदान प्रदान से ही जो है सगाई की रस्म पूरी हो जाती है और जो बच्चे हैं उनके जो संबंध हैं, रिश्ते हैं, वो हो जाते हैं। तो इसे आप ध्यान रखिए। ये कुछ प्रमुख बातें हैं। इसके अलावा इसमें मैं एक बात अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँ तो जैसे कि यहाँ पर जो बची हुई बात है कि जाति के लोग खाना बदोश टाइप होते हैं, यानी वेंडरर जो घुमंतु प्रवृत्ति के होते हैं, और छोटी छोटी हस्तशिल्प की जो वस्तुएं हैं उनके निर्माण से ये अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ प्रमुख बातें हैं, इन्हें आप ध्यान में रखिए। और कंटेंट के नाम पर यहाँ पे सारी चीज़ें, नोट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जनजातियाँ आपकी पूरी हो चुकी हैं, लेकिन मैं कुछ और शब्दावलियाँ हैं उन्हें बता देता हूँ। फिर इस चैप्टर को हम इतिश्री करेंगे, यानी कि समाप्त करेंगे। देखिए, चीरा बख्शी एक शब्दावली है। तो राजस्थान के आदिवासी समाज में मृतात्मा का आवाहन करने की परंपरा है, उसे चीरा बख्शी कहा जाता है। ठीक है, और जस्मा ओडन, इसे आप इम्पोर्टेंट टिक कीजिए जस्मा ओडन को। तो राजस्थान में प्रचलित एक तरह की प्रेम आख्यान, यानी कि एक तरह की प्रेम कहानी है जिसमें ओड जनजाति की स्त्री होती है जिसका नाम है जस्मा ओडन, और एक राव खंगार होते हैं व्यक्ति, पुरुष होते हैं ये। तो इनके बीच में संवाद का वर्णन है। तो इसके बीच में देखिए यही है कि राव खंगार को जस्मा ओडन बहुत पसंद होती है, लेकिन जस्मा ओडन पहले से ही क्या होती है, विवाहित स्त्री होती है। तो वो अपने पति धर्म का पालन करते हुए उनसे मना कर देती है कि इस जन्म में हमारा प्रणय संभव नहीं है, और उनके निवेदन को अस्वीकार कर देती है। ठीक है,
तो जसमा वार्डन 2 नंबर में आरएस में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए जो इस बार भी अगर आप मेंस का पेपर उठा के देखें 2-2 नंबर की जो क्वेश्चन है वो टफ हैं या इजी हैं, इस बात पर डिबेट करने से पहले अपन को ये बात पता होनी चाहिए कि काफ़ी लोग उनको करके आए हैं एग्ज़ाम में। तो जब अगर 15,000 में से 150 लोगों ने या 1500 लोगों ने या 100 लोगों ने भी उन्हें किया है तो वो चीज़ असंभव नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो इसलिए छोटे छोटे फैक्ट को हमें बहुत अच्छे से मतलब बार बार रिलेट करके पढ़ना है ताकि एग्ज़ाम में हम उन्हें सही टाइम पर उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला है मेलनी। मेलनी भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी गया है पुलिस के एग्जाम में। आदिवासियों में किसी का विवाह होने पर गांव में उसके गोत्र के सभी परिवार निश्चित मात्रा में विवाह वाले घर पर पहुंचते हैं। तो इससे क्या है कि सभी लोग एक जगह मिल जाते हैं, तो इस प्रथा को ही मेलनी प्रथा कहते हैं। हलमा क्या है? ये एक सामुदायिक सहयोग की परंपरा है और इसमें होता ऐसे है कि परस्पर एक दूसरे के काम में पूरा समुदाय जुड़ जाता है, ठीक है। एक दूसरे के काम में पूरा समुदाय जो है उसका साथ देता है। और फिर चाहे घर बनाना हो, खेत जोतना हो या कोई भी अन्य आयोजन हो, जैसे अब किसी के वहाँ कहीं शादी हो रही है और वहाँ पर व्यवस्था के लिए लोग कम है तो पूरा मतलब उसके कुनबे के सब लोग आ जाएंगे और समुदाय के सभी लोग मिलकर निस्वार्थ रूप से एक दूसरे के कार्यों में सहयोग करते हैं, यही है। अगला देखते हैं मोरना मोरनी। तो राजस्थान के पूर्वी व दक्षिणी अंचल में मीणा जनजाति की महिलाएं एवं युवतियों द्वारा घरों में मोर के चित्रांकन की परंपरा को मोरडी मांडना कहते हैं। तो पक्षी सुंदरता, तरक्की, सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। तो देखिए ये मीणा जनजाति से संबंधित है, ठीक है। प्रश्न इसी पर पूछा गया था कि ये मोरडी मांडना किससे संबंधित है, तो ये मीणा जनजाति से संबंधित है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। बात किसकी हो रही है? मोरडी मांडना की हो रही है, तो इसे आप ध्यान में रखना। इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे चलें। अब है नात्रा या आणा प्रथा। तो आदिवासियों में विधवा स्त्री का पुनर्विवाह नात्रा कहलाता है। लोकई, लोकई का दूसरा नाम क्या है? कांदिया। और होता क्या है, आदिवासियों में मृत्यु पर जो भोज दिया जाता है उसे ही लोकई या कांदिया कहते हैं, ठीक है। मौताना, किसी आदिवासी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर समाज के पंचों द्वारा तय क्षतिपूर्ति आरोपी से वसूलने पर ही घटना स्थल से शव को हटाया जाता है, इसे मौताना कहा जाता है। और ये परंपरा काफ़ी बार अपना जो काफ़ी एक बहुत ही नकारात्मक रूप भी दिखाती है, क्योंकि मौताना मिलने पर ही आदिवासी लोग शव को हटाते हैं। जैसे हाईवे पर कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो सरकार से मुआवजे के रूप में इस तरह की मांगे करते हैं, वरना फिर वो सार्वजनिक लोगों को किसी ना किसी रूप में मतलब नुकसान पहुंचाते हैं, जान माल की क्षति करते हैं। जवेरा क्या होता है? आदिवासियों द्वारा नवरात्रा अनुष्ठान पर निकाला जाने वाला जुलूस जवेरा कहलाता है। और नात्रा प्रथा, आदिवासियों में विधवा स्त्री का पुनर्विवाह नात्रा या आणा कहलाता है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। आपन ने यहाँ पर भी पढ़ा था, ये 2 बार आ गया, नात्रा या आणा प्रथा। एक्चुअली एक प्रथा और होती है फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं नौतरा। तो नौतरा प्रथा में ये क्या है कि वागड़ क्षेत्र का जो आदिवासी समाज है उसमें है ये, वागड़ क्षेत्र जो आदिवासी समाज है उसमें है ये। और मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप इसे पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि इसे लिख लेना, मैं इसे लिखना भूल गया। एक्चुअली 2 जगह ये यहाँ पर बार बार आ गया ये। तो नौतरा फ्रेंड्स थोड़ा सा अलग है। तो जो वागड़ क्षेत्र है वहाँ पे आदिवासी समाज में ये प्रथा है जो प्रचलित है, और इसमें व्यक्ति की आर्थिक सहायता समाज के सभी लोग करते हैं। तो ये क्या है कि व्यक्ति का पूरे समाज द्वारा एक तरह का बीमा होता है, आप इसे इस तरह से याद रख लीजिए, ठीक है। अगर कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति है तो उसकी मदद की जाएगी समाज के सभी लोगों द्वारा। एक है आपका ब्योरी। तो जनजाति में दिन के भोजन के बाद विश्राम का जो समय है उसे ही ब्योरी कहा जाता है। हमेलो, माणिक्यलाल वर्मा आदिम शोध संस्थान उदयपुर द्वारा आयोजित मेला, उसे हमेलो कहा जाता है। तो ये जो संस्थान है उदयपुर में है, इसे आप ध्यान में रखिए और इसे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट भी लगा लीजिए। ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली बातें हैं, हमेलो,
ठीक है। तो जितने भी लोग मनोरंजन के, जिनका उद्देश्य आदिवासी समाज की कला संस्कृति को जीवित रखना है फ्रेंड्स, उनकी क्षमताओं को विकसित कर उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़कर आपसी समन्वय भाव उत्पन्न करना है। उसके लिए ये संस्था प्रयास करती है और आदिवासी लोग के जो वजूद हैं, जो उनका एक अस्तित्व है, उसे जीवित रखती है। ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम शोध संस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि हम जब संस्थाएं पढ़ेंगे प्रदेश की तो उसमें इनको भी सबको कवर करेंगे। फिलहाल के लिए इसमें इतना ही है, चलते हैं आगे। अब माड़ा क्षेत्र, माड़ा क्षेत्र इम्पोर्टेंट है। जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अतिरिक्त जनजाति व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु जिले को एक इकाई के रूप में मानते हुए प्रत्येक लघुखंड की जिसकी संख्या 10,000 या अधिक है, उस जनजाति का 50% भी अगर वहाँ पर है तो उसे माड़ा क्षेत्र घोषित किया जाएगा। ठीक है। तो इसमें मीणा जो जाति है इसका बाहुल्य है, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि माड़ा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किस जनजाति का बाहुल्य है। तो ये 18 जिलों में 14 माड़ा लघु खंड बनाए गए हैं। तो देखिए माड़ा क्या है, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। ठीक है, यही इसकी फुल फॉर्म है। और इसके बारे में जब हम ज़्यादा पढ़ेंगे, योजनाओं में पढ़ेंगे, जब जनजातियों से जुड़ी हुई जितनी भी योजना है, कल्याणकारी योजना है, क्या इनकी समस्याएं हैं और कौन कौन सी संस्थाएं कार्य कर रही हैं, तो वो इकोनॉमी का सेक्शन है, उसे हम उस वक्त के लिए छोड़ देते हैं। तो फिलहाल के लिए इसमें इतना ही है, चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स अब है रिवीजन की बारी, क्योंकि जो लेक्चर था हमारा, जितना भी हमारा लेक्चर था उसका कंटेंट और हमने सब कुछ, हर एक चीज़ को बारीकी से समझा है, वो 100% कंप्लीट हो चुका है। लेकिन 6 से 7 जनजातियाँ थी जो हमने अच्छे से कवर की हैं, और राजस्थान के जो हमारा कला और संस्कृति के जो सिलेबस में है वो भी इतनी है। फटाफट एक सरसरी निगाह से रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था भील, जो सबसे प्राचीन जनजाति है, और भील की जो उत्पत्ति है वो बील से हुई है, जो द्रविड़ भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है तीर कमान। और भीलों का जो प्रमुख अस्त्र है वो भी तीर कमान ही है। और आपको याद हो तो मैंने आपको ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भ दोनों दिए थे। पौराणिक में तो मैंने रामायण और महाभारत का वो लिया था कि सबरी माता थी ऋषि मतंग के आश्रम में, और जो महाभारत में थे एकलव्य, ठीक है, और राणा पूंजा भील, जो मेवाड़ के जो झंडा है उसमें एक तरफ महाराणा प्रताप है तो दूसरी तरफ पूंजा भील का वो है। और इसके अलावा कर्नल जेम्स टॉड में भीलों को वनपुत्र कहा है। क्या कहा है? वनपुत्र कहा है। भील स्वयं की उत्पत्ति भगवान शिव से मांगते हैं। और सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की जो कृषि है उसके मैंने आपको 2 बताए थे प्रकार, और इसमें इसकी एक छोटी सी मैंने ट्रिक भी बताई थी कि माता है तो ये पर्वतीय है, यानी कि ऊपर, ऊपर का मतलब ये पर्वतीय जो कृषि की जाती है भीलों के द्वारा उसे चिमाता बोलते हैं, और मैदानों में की जाती है उसे दजिया कहा जाता है। आराध्य देव हैं वो केसरिया नाथ जी हैं, और भराड़ी इनकी विवाह की कुलदेवी है। और केसरिया नाथ जी, काला बाबू जी कहिए या इन्हें कुछ आप ऋषभ देव जी भी इनका एक अन्य प्रचलित नाम है। तो इसकी केसर का चढ़ा हुआ पानी पीकर ये झूठ नहीं बोलते। और गौरी नृत्य बताया था मैंने, जिसका अन्य नाम राई भी है। 40 दिन तक होता है ये, और रक्षाबंधन के बाद में, और ये दिन के समय तक में ही होता है। और इसकी मुख्य बात यह है कि शिव और भस्मासुर का जो संग्राम है, एक तरह से युद्ध है, और भस्मासुर के अंत की कहानी है। मोहिनी रूप जिस तरह से धारण किया जाता है एक पौराणिक देवीय योजना के अनुसार, वो सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये भी विशिष्ट है। मीणा जनजाति में मैंने आपको बताया था कि भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं 10 उनमें से 9 हो चुके हैं। तो एक मत्स्य उनका मीन अवतार है। तो मीणा का जो उद्भव है वो मीन धातु यानी मीन इसका गण चिन्ह है, ठीक है। और भगवान विष्णु का इसे अवतार माना जाता है। एक जैन मुनि है, मुनि मगन सागर, उनकी रचना है मीणा पुराण, उसमें इसका उल्लेख है। 5200 गोत्र और 24 खाप के साथ में इसका वर्णन आया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और धर्मगुरु भी यही है मुनि मगन सागर जी। मीणा ग्रंथ की इन्होंने रचना की है। मीणाओं का जो प्रयाग है, जो तीर्थ स्थान है, वो है रामेश्वरम, चंबल, बनासीप जो त्रिवेणी संगम है। और साथ में ही ये
परशुराम जी की एक तपोस्थली के रूप में भी विख्यात है ये स्थल, क्योंकि यहाँ मात्र हत्या के बाद में उन्हें यहीं पर शांति मिली थी, साधना उन्होंने इसी स्थान पर की थी। तो आप इसे ध्यान में रखिए। इसके अलावा अगर आप इसे ध्यान से देखें तो मीणाओं की 2 उप प्रजातियाँ मैंने बताई थी, जमींदार और एक चौकीदार। तो कृषि और पशुपालन करने वाले थोड़े से पैसे वाले धनाढ्य जो थे वो जमींदार थे, और चौकीदार महलों और कोषागारों की रखवाली करने वाले थे। और मैंने आपको इसमें बताया था कि पूर्वी राजस्थान में इनकी जो सबसे ज़्यादा एक तरह से बहुत ज़्यादा बरकत हुई है। तो उस विकास और समृद्धि का कारण भी मैंने आपको बताया था। आपसे इंटरव्यू में खास करके जो मीणा जाति के जो लोग हैं इंटरव्यू फेस करेंगे, उनसे पूछा जा सकता है। अगला है सहरिया जनजाति। तो ये है साहब आदिम जनजाति समूह, क्योंकि देश में जो प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उसमें 75 जनजातियां हैं। तो राजस्थान की एकमात्र भारत सरकार ने इसे घोषित कर रखा है। और इसके जो सहरिया यानी शहर से बाहर, बाहर यानी 12, तो 12 की किशनगंज तहसील और इसी से जो सटे हुए इलाके हैं मध्य प्रदेश, मुरैना, ग्वालियर, गुना, दतिया, शिवपुरी, ये हैं। तो देखिए ये किशनगढ़ आपसे मत समझना, किशनगढ़ अजमेर में है, ये है किशनगंज और शाहबाद तहसील, ठीक है। कुशीला एक इसमें जैसे कि हम ओवेरी होती है मीणाओं में, एक तरह की मिट्टी के गोबर से बनी एक सुंदर कलाकृति जिसमें अनाज और घरेलू सामान रखा जाता है। और इम्पोर्टेंट है धारी संस्कार, मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की अस्थियां और राख एकत्रित करके आंगन में बिछा दी जाती हैं और उन्हें ढक दिया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अगले दिन उसमें जो आकृति बनती है उसी योनि में उसे जन्म मिलता है और इसकी अस्थियों को बाणगंगा कपिल धारा में प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। गरासिया जनजाति में क्या पढ़ा था हमने, कर्नल जेम्स टॉड ने इन्हें गवास नाम दिया है, जिसका मतलब होता है सर्वेंट। और इनका पवित्र स्थान है वो साहब नक्की झील आबू में है। और अन्य मैंने धार्मिक मेले बताए थे लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो और वैवाहिक प्रथाओं में मैंने आपको मोरबंदिया, तो तारणा विवाह और पहरावना विवाह बताया था, जो ये एक तो ब्रह्मा विवाह है सामान्य रूप से। तारणा विवाह में कुछ रकम दे करके जो है एक सामान्य बिना किसी क्रिया विधान के लड़की को ब्याह करके घर पे ले आते हैं परिवार की रजामंदी से। पहरावना में ब्राह्मण की अनुपस्थिति में ये मात्र फेरे लेने से संपन्न हो जाता है। ध्यान रखिए। कांधिया और मेघ एक परंपरा थी कि मृत्यु भोज को यहाँ पर कांधिया मेघ कहते हैं। भील गरासिया यानी गरासिया पुरुष और भील स्त्री जब शादी कर लेते हैं तो उस परिवार को भील गरासिया कहते हैं। उसी तरह से गमेती गरासिया है जिसमें भील पुरुष और गरासिया स्त्री का वो होता है शादी। तो आजीविका की बात करें तो ये मोर को प्रिय मानते हैं, ध्यान रखिए। और गरासिया घरों में आटे की चक्की को घेंटी बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अनाज भंडारण करने वाली कोठियों को सोहरी कहा जाता है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। और नृत्य भी मैंने बताए थे, तो वालर नृत्य इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, जो ग्रुप में होता है और एक वृत्ताकार मार्ग में गति और एक लय के साथ में वो भ्रमण करते हैं। तो इसे बिना वाद्य के संपन्न किया जाता है और कलात्मक लय के साथ इसमें संगीत गाए जाते हैं। संगीत से मतलब गाने और गीत गाए जाते हैं, वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग नहीं होते। उसके बाद में हमने कथौड़ी जनजाति का पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि जो कत्था खैर के वृक्ष से कत्था बनाने में निपुण होने के कारण इसका नाम कथौड़ी पड़ा। और एक व्यापारी था जो इसे उदयपुर लेके आया था महाराष्ट्र से, तो इनका मूल स्थान महाराष्ट्र है। खोलरा यानी कथौड़ी जाति के घर, नायक यानी उसके मुखिया, और फड़का यानी जो मराठी अंदाज में साड़ी पहनती हैं। मराठी से आप लिंक कर लीजिए कि ये मराठवाड़ा यानी कि मराठी संस्कृति महाराष्ट्र से ये आए हैं, तो इन्हें मराठी अंदाज में साड़ी पहनना है। और दूध नहीं पीते, ये भी इनकी एक वो है, इनके समाज में दूध का जो प्रयोग है वो प्रचलन में नहीं है। उसके बाद में हमने कंजर पढ़ा था। कंजर में जो उत्पत्ति है शब्द की कानकचार शब्द से हुई है, जिसका मतलब जंगल में विचरण करने वाला। और एक है खूसनी यानी कंजर महिला द्वारा कमर में पहने जाने वाला एक तंग वस्त्र होता है, ठीक है। और चक्री और धाकड़ नृत्य, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये इसके बारे में प्रमुख बातें हैं। और श्राद्ध के लिए मैंने आपको इसमें एक इनकी प्रथा बताई है कि मुंह में शराब डालकर श्राद्ध करते हैं और मृतक परिजन को गाड़ते हैं। तो इसी तरह से डामोर जनजाति, जिनका मूल स्थान गुजरात है और राजस्थान में जो गुजरात से सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर है, और मुख्यतः ये डूंगरपुर में है लगभग 70%।
इनका उद्भव, अगर डामोर जनजाति स्वयं को अपना जो उत्पत्ति है वो राजपूतों से बताती है। इसमें चाड़िया इनकी एक वो होती है कार्यक्रम जो डामोर समाज में होली के अवसर पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिए। प्रमुख मेले छैला बाबू जी का मेला और एक है 11 रेवाड़ी का मेला। छैला बाबू जी का मेला पंचमहल गुजरात में है, लगता है हर साल इसका आयोजन होता है। और ये 11 रेवाड़ी का मेला डूंगरपुर हमारे राजस्थान में। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। सांसी जनजाति के बारे में सांसमल नामक व्यक्ति से इनकी उत्पत्ति बताई जाती है। प्रमुख क्षेत्र भरतपुर, अजमेर और झुंझुनू। कुकड़ी की रस्म होती है, यानी कि विवाह उपरांत युवती को अपने चरित्र की अपना एक तरह से कौमार्य की परीक्षा देनी पड़ती है, जिसे वर्जिनिटी टेस्ट बोलते हैं फ्रेंड्स। लेकिन वर्तमान में ये मतलब गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया है। ठीक है, धार्मिक आस्था, ये भाकर बाबू जी को अपना संरक्षक देवता मानते हैं और इसमें 2 उपजातियां हैं। इसे इंपॉर्टेंट टिक लगाइए, मैंने आपको पहले बताया था बीजा और माला, और ये पूछी जाएंगी आपसे कि बीजा और माला किस जनजाति की उपजातियां हैं। ठीक है, विधवा विवाह यहाँ प्रचलन में नहीं है और केवल नारियल गोले के आदान प्रदान से सगाई की रस्म पूरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो राजस्थान की जनजातियाँ हैं, राजस्थान की जनजातियाँ वो हमने यहाँ पर समाप्त कर ली हैं। लेक्चर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब इसके प्रश्नों की श्रृंखला है जो हम आपको टेस्ट के रूप में देंगे। तो लेक्चर में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लेक्चर से जुड़ी हुई या कोई भी आपको कंसेप्ट और फैक्ट में अगर कोई भी आपको अनियमितता दिखती है तो प्लीज़ आप मुझे इस नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरा आपसे एक ही निवेदन होगा कि बार बार आप इसे देखेंगे तो जो फैक्ट हैं, क्योंकि फैक्ट देखिए आपको पढ़ने पड़ेंगे और आप उसे एक सूचीबद्ध बना के करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। आप यहाँ पर जितनी भी जनजातियाँ हैं, चाहे वो भील हैं, चाहे वो मीणा हैं, चाहे वो सहरिया हैं या वो गरासिया हैं, वो कंजर हैं, सांसी हैं, डामोर हैं, ठीक है, कथौड़ी भी है। तो इस तरह से इनकी आप एक वो बना के लिस्ट बना के उसमें आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए कि आजीविका लगभग सबकी एक जैसी है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और फिर उसमें आप लिखिए कि देवता यानी जो धार्मिक मान्यता है वो किस तरह की है, उनके जो तीर्थ स्थान है वो किस तरह के हैं। इस तरह से कंपेयर करके अगर आप इसे करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे अनाज की वो है, मीणा में उसको अवरी बोलते हैं और कहीं कहीं जगह पर उसको सोहरी बोला गया है, ठीक है। और मुखिया को क्या बोला जाता है। इस तरह से जो छोटी मोटी शब्दावलियाँ आप उन्हें लिख के कंपेयर कीजिए ताकि एक ही पेज में आपको सारी आ जाए। और मैप से पढ़ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आने वाले जितने भी और भी लेक्चर आएंगे उनमें भी हम आपके सामने लेकर जल्दी से जल्दी आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करना ना भूलें और अभी के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं जल्दी एक नए कंटेंट और एक नई ऊर्जा के साथ में।